अपनी किस्मत ना अपने हाथ में होती है, हम खुद बनाते हैं। क्या ये सही है? लोग मुझे पागल कहते थे, ये पागल हो गया, विजुलाइजेशन से कैसे सब कुछ मिलेगा। गुजरात के पेपर वाले मेरे अगेंस्ट में आर्टिकल लिखते थे कि ये लोगों को उल्लू बना रहा है। हम भी तो जाके विजुलाइजेशन करते हैं, हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेके ऐसा ऐसा करता था। मेरी मदर पूछती थी क्या कर रहा है, मैं बोला गाड़ी चला रहा हूँ। कोई डंडे पे बैठ के ब्र ब्र करता था और मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज आई थी। तो वो सपना कैसे देखते हैं? आपका एक बार जो सपना था बताऊंगा मैं। हाँ। जिनको सीखने की तमन्ना नहीं होती है ना, उनका सफल आदमी से ये सीखता है कि क्या करोगे तो सफल होंगे, और निष्फल आदमी से ये सीखोगे कि क्या करोगे तो निष्फल होंगे। तो ये 125 किताबें अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे हैं। एक ही आदमी ने मेरी 5 लाख कॉपी खरीदी है, एक ही किताब। ऐसा क्या लिख दिया सर आपने कि वो पागल हो गए उसको खरीदने के लिए? तो ये देखना है और ये हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन एक बार किया जाता है या बार बार इसको करना रहता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ किया ना तो भी काफ़ी है। ये सब कुछ किस्मत का लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? कुंडली में लिखा है ना। उसमें जो लिखा था उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो मैंने किया वो कभी कुंडली में लिखा नहीं था। कुछ भी कर सकता है सबकॉन्शियस माइंड। एक पकौड़े बेचने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक बन सकता है। तो मैंने जो गरीबी देखी थी, तो एक बात तो डिसाइड था कि मुझे ऐसी गरीबी आगे जाके नहीं देखनी है। सवाल ना बड़ी तेजी से दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं और उतने ही तेजी से भूल जा रहा हूँ, क्योंकि आपके जवाब इतने अच्छे आ रहे हैं। गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है, यूपी बिहार झारखंड पीछे है। क्या लगता है कि यहाँ पैदा होने वालों की? रोने लगा, पापा आपने धोखा दिया, आपने धोखा दिया, मुझे पकड़ने का वादा किया था। बोले साले मैं तेरे को बिजनेस सिखाता हूँ। बिजनेस का पहला नियम है सगे बाप का भरोसा नहीं करने का। 5 किताबें बताइए जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। मेरी या दूसरे की? आप तो डॉक्टर थे। आपको ये पता है सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है? जो हेल्थ के बारे में इतना जानते हैं। आजकल मारता है स्ट्रेस, बैक्टीरिया और वायरस नहीं मारती है। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। 9 to 5 का नौकरी, शाम को 5 बजे घर चले जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी, मज़ा मज़ा। इतना क्लिनिक चल रहा था, रात को इतना थक जाता था, जेब से पैसे भर जाते थे। तो मैं सऊदी और इराक की बॉर्डर पे था, एज ए डॉक्टर काम कर रहा था। और मेरी तनख्वाह कितनी थी लास्ट? 1 लाख रुपया पर मंथ, आज से 35 साल पहले। उसके मुंह पे रेजिग्नेशन मार के मैं 4 महीने में वापस आ गया, जबकि 3 साल का बॉन्ड था। उससे ज़्यादा मेरी रॉयल्टी है खुद आपकी। नोटिस आने लगी सरकार से, ये पैसा भरो या जेल में जाओ। मैं परवाही नहीं किया। वही जो दर्शक सुन रहा होगा वो यही कहेगा, उस समय तो आपने प्रोग्राम किया नहीं था दिमाग को। सबकॉन्शियस माइंड को जानता ही नहीं था ना मैं तो वो टाइम पे। हाँ। हर आदमी को अपने जीवन में एक बार विद्रोह करना चाहिए क्या खुद से? क्या कर रहे हो यार जिंदगी? ये कोई जिंदगी है? सारा एग्जाम्पल आप गुजरातियों का दे रहे हो। जितेंद्र अड़िया अगर दुनिया के इतने कंट्री में प्रोग्राम दे सकते हैं, 125 किताब लिख सकते हैं, तो कोई भी आदमी कर सकता है। कहेगा ज्ञान मत दीजिए, हमारी बीवी, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हम कहाँ से रिस्क ले लें? हमको खिलाना है, पिलाना है। डेविड फैट की किताब पढ़ लीजिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। फिर गरीबी, बेकारी, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पावरफुल माइंड कैसा होता है? नहीं, माइंड तो पावरफुल ही होता है। जिनका ये ढक्कन खुल गया ना तो ज्ञान बाहर आता है। जैसे बुद्ध भगवान को बोध गया में, तो ये ढक्कन कैसे खुलता है उसकी टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहा हूँ। बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका ये। हाँ। अक्सर आपने ये सुना होगा और टीवी में, फिल्मों में देखा होगा कि उम्र तो महज एक नंबर होती है। लेकिन किन लोगों के लिए जो सच में जिंदगी जीना जानते हैं? क्या आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? और अगर नहीं मिले तो आज मैं उनसे मिलवा रहा हूँ। उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। ये पॉडकास्ट देखने के बाद मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी सोच बदल जाएगी, शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए अगर इस पॉडकास्ट में होने वाली बातों को आप मान लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जरा जानिए, इस परिचय को और बातचीत को सुनिए तो पता चलेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद ये इच्छा रखता है कि मुझे जहाज उड़ानी है, और वो पायलट बनता है? इन्होंने 65 साल के बाद पायलट का लाइसेंस लिया और अब ये जहाज उड़ाते हैं। 72 साल की उम्र में स्काई ड्राइविंग करते हैं, वही स्काई ड्राइविंग जिसको आप देख के बड़े रोमांच से भर जाते हैं कि प्लेन से एकदम ऊपर जाते हैं और अचानक से आपको फेंक दिया जाता है। और यहाँ नहीं, वाशिंगटन में एक गुजराती हैं और कहते हैं गुजरात की माटी कुछ और होती है। कहानी यही नहीं रुकती। 125 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, जाने कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं, कितने लोगों के ब्रेन को चेंज कर चुके हैं बिना ऑपरेशन के, सोच से, बातों से। अगर मैं परिचय देने बैठूंगा ना तो वो इतना लंबा है कि शायद 2-4 पन्ना भर जाए। तो आइए स्वागत करते हैं और सीधे बातचीत करते हैं। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। मज़ा आ गया मुझे आपकी बातें सुन के। आज मज़ा आएगा बातें करने का। सर, मज़ा तो मुझे आएगा। मैं मतलब ये उम्मीद भी नहीं कर सकता जिस तरह से आप दिख रहे हैं,
मुझे आपको देखने के बाद इनसिक्योरिटी फील हो रही कि आप 76 साल के हैं और मैं इसी उम्र में आपसे ज़्यादा लग रहा हूँ अगर ये कहूँ तो। नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी का भी कमाल है, ड्रेसिंग का भी कमाल है। सर, टेक्नोलॉजी का कमाल कपड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदा दिली, बाल भी तो हो सकता है। बाल भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी और मैं सेम एज के हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप उनको देखिए, खुद को देखिए। सर, 2-3 चीज़ें हैं। ये जो स्किन है ना, ये झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन आपने इसको भी मेंटेन किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बॉलीवुड की तरह इंजेक्शन लेते हैं, आप तो सोच का इंजेक्शन लेते हैं। तो इसका राज क्या है? जैसे आप हैं, जितने मतलब लोग लुढ़क जाते हैं, 65 साल में आप जहाज उड़ाना सीख रहे हैं, मतलब ये कैसे की ताकत आती है, कैसे सोच पाते हैं ये सब? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी 3 टाइप की एज होती है। एक कैलेंडर एज, ओके कैलेंडर एज के हिसाब से मेरी 75 ईयर्स की एज है। ओके एक होती है साइकोलॉजिकल एज, मानसिक एज। मेरी साइकोलॉजिकल एज है 16 ईयर्स की। ओके और एक होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज जो दिखती है, जी। ज़्यादातर लोग मुझे 50 से 60 के बीच में ही गेस करते हैं। किसी को पूछो ना, मेरा भाई मोदी साहब के साथ काम करते थे, तो मुझे मिले तो उन्होंने पूछा कि आप दोनों में बड़ा कौन है, जबकि अच्छा। वो मेरे से 8 साल छोटे हैं। बोला आप बताओ, बोले वो बड़े हैं। मैं बोला नहीं, गलत है, मैं बड़ा हूँ। तो मोदी साहब भी अंदाज़ा नहीं लगा सके कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक होती है आपकी बायोलॉजिकल एज, तो कोई मानते ही नहीं कि मैं 75 का हूँ। इसका कारण क्या है कि एक नियम है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यानी आपकी जो साइकोलॉजिकल एज होती है उसको आपकी बायोलॉजिकल एज फॉलो करती है। तो आपको यंग रहना है तो यंग इंसान जैसा सोचो, यंग इंसान जैसे काम करो, यंग लोगों के साथ काम करो। ओके तो मैं हमेशा यंग जैसा सोचता हूँ, मैं एज को कभी लिमिटेशन में लाया ही नहीं। तो इसलिए तो मैंने 65 ईयर्स में मेरा एक सपना पूरा किया पायलट बनने का, 72 में जंप किया, इतना नया काम करता हूँ। ये 75 ईयर्स का टाइम रहता है, लोग घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। मैं नए नए प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैंने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई जो ये एज में बनाई मैंने। कोई सोच भी नहीं सकता कि 75 ईयर्स में कोई स्टार्टअप स्टार्ट करे, मैंने किया है। तो जितना यंग इंसान जैसा सोचोगे ऐसा आप बन जाओगे। आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी साइकोलॉजिकल एज को फॉलो करती है। मेरे साथ काम करने वाले कोई मेरी एज के नहीं है, सब मेरे से 20-30 साल 40 साल छोटे हैं। तो यंग लोगों के साथ रह के मेरी हाव भाव, मेरी सोच सब कुछ बदल जाती है। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आपको यंग रहना है तो यंग लोगों के साथ रहिए, काम करिए, दोस्त भी यंग रखिए। ऐसा होता है, अपनी एज वालों से, छोटे वालों से साथ रखिए। जब आप अपने दोस्तों में जाते हैं, कितने दोस्त अभी भी आपके हैं जो अभी जिंदा हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि भारत की औसत आयु अब कम हो गई है, इंसान की औसत आयु कम हो गई है। कितने लोग हैं जो आपके साथ के अभी हैं, और जो हैं वो आपको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं? पहली बात तो है कि आज इंडिया की एवरेज एज 68 to 69 ईयर्स है, तो मैं एवरेज से तो आगे निकल गया जी। तो आधे लोग मेरे साथ वाले, मेरे साथ पढ़ाई किया था, मेरे साथ बचपन में खेले थे, उसमें आधे तो ऊपर गए। 50% लोग अभी भी कुछ है, मगर सिर्फ लाइफ में कुछ बड़ा काम करके मैंने ही दिखाया है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें सब लोगों ने ऑर्डिनरी लाइफ जिया, अभी रिटायर होकर बैठे वेट कर रहे हैं भगवान का कि कब बुलाया ऐसा। कुछ लोग भगवान के पास पहुंच गए। इसका कारण है कि मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ, उम्र को सामने नहीं रखता हूँ और ये करता रहता हूँ। तो यही राज है कि आप यंग लोगों जैसा सोचो। अब यंग और ओल्ड में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा है। आप यंग है तो आपका यानी ब्रेन बड़ा होगा, यानी थिंकिंग ब्रॉड होगा, और आपकी वेस्ट नैरो होगी। अच्छा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये नैरो होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ये निशानी है, समझे ना? मैं समझ गया कि सर ये सर जो है बड़ा हो जाएगा। थिंकिंग, आपका थिंकिंग, हाँ अच्छा, ओपन, आपका ओपन थिंकिंग रहेगा, यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। अब मेरी एज के लोगों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं आता है, जब मैं सभी एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, जब सबके लिए डिफ़िकल्ट होती है। आपने एक और नया काम किया जो मैं देख के हैरान था कि आपने मेरे नाम के साथ मेरा फोटो लगाया, जबकि अमूमन ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। हाँ, टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, वही तो हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं पहला ये प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मेरा रिकॉर्ड है इंडिया में। अच्छा, मैं 25 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं 25 साल पहले, यानी कि 2000 के साल में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करना शुरू किया था। तब इंडिया के कोई ट्रेनर नहीं करते थे। मैं इतना आगे का थिंक करके सोचता हूँ ऐसा। तो ओपन रहना नए आइडिया के लिए, कोई चीज़ों में रजिस्ट्रेशन नहीं, रिजिडिटी नहीं। माइंड की रिजिडिटी बॉडी की रिजिडिटी को लाती है। आपका जॉइंट की रिजिडिटी आती है ना, यहाँ की रिजिडिटी आती है। ओपन माइंडेड हूँ, कोई भी नया आइडिया मैं स्वीकारता हूँ, नई चीज़ सीखने को तैयार रहता हूँ मैं।
आपको क्या लगता है सर, आपने इतनी दुनिया घूमी, इतने लोगों को ट्रेंड किया, जो आदमी बहुत तेज़ी से बूढ़ा होता है या डिप्रेशन में जाता है और एक दूसरा आदमी बहुत लंबे समय तक जवान रहता है और बहुत एक्टिव होकर काम करता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? सीखने का। जिनको सीखने की तमन्ना नहीं होती है ना, उनका माइंड का एक्सपांसन ही नहीं होता है। जो सीखता रहता है ना हमेशा, वो हमेशा जवान रहता है। मेरी एक आदत ये है कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, 1 मिनट वेस्ट नहीं करता हूँ। अभी मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, वेस्ट दिल्ली 1.5 घंटे का मेरा ड्राइव है, तो मैं पीछे बैठ के मैं कुछ यूट्यूब के वीडियो देखूँगा या कुछ पढ़ूँगा, मैं 1 मिनट वेस्ट नहीं करता हूँ। तो जो मेरा लर्निंग एटीट्यूड है ना, ये मुझे यंग रखा है। बाकी लोग मैंने देखा है कि कुछ साल के बाद सीखते नहीं हैं, बातें भी नेगेटिव करते हैं, यूजलेस बातें करते हैं, फालतू सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। मैं कोई भी फालतू सोशल मीडिया में देखता नहीं हूँ, कोई भी नहीं। मेरे आगे बढ़ने के जो वीडियो वही देखता हूँ। तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना, आगे बढ़ते रहना। हमेशा मैं अपने आप को पूछता हूँ, हैव आई लर्न एनीथिंग न्यू टुडे? इफ़ नॉट, आई वेस्टेड माई डे। मैंने आज क्या कुछ नया सीखा है? नहीं सीखा है तो मैंने टाइम वेस्ट किया मेरा। मैं सीखता ही रहता हूँ, और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है किताब सीखो। मैं आज आपसे भी बहुत सीखूँगा, जिनके साथ भी मैं बात करता हूँ उससे सीखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सफल आदमी से भी सीख सकते हैं, निष्फल आदमी से भी सीख सकते हैं। सफल आदमी से ये सीखते हैं कि क्या करोगे तो सफल होंगे, और निष्फल आदमी से ये सीखोगे कि क्या करोगे तो निष्फल होंगे। सबसे सीखना मिलता है। लोग कहते हैं सर कि अपनी किस्मत ना अपने हाथ में होती है, हम खुद बनाते हैं, क्या ये सही है? यस। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, क्रिएट योर डेस्टिनी करके। ओके। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे प्रोग्राम में, कितने लोगों को अपनी डेस्टिनी के बारे में जानना है? तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। हाँ। फिर मैं पूछता हूँ कि कितने लोगों को अपनी डेस्टिनी बनाता है, यानी भाग्य के विधाते बनना है? तो फिर भी हाथ ऊपर करते हैं। मैं दोनों में फ़र्क क्या है? अब बताओ, आपको डेस्टिनी बनानी है या डेस्टिनी के बारे में जानना है? हाँ। फिर कहता हूँ बेस्ट वे टू नो योर डेस्टिनी इज़ टू क्रिएट इट। ओके। ये ज्योतिष क्या बोलता है उसके पीछे पढ़ो ही नहीं। मैं ज्योतिष कभी दिखाया ही नहीं। बचपन में मेरे फादर दिखाया करते थे। मैं तो मेरा भविष्य बनाने के ही उसमें रहता हूँ। तो भविष्य बनाना है तो लाइफ को कैसे जीना है वो सीखना है। लाइफ में बड़े काम करने हैं, अच्छे काम करना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, और ऐसा काम करना है कि दुनिया हमें याद रखे। इसलिए तो मैं इतना काम कर सका। 35 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग फील्ड में। 45 देश में मैंने काम किया, 125 किताबें लिखी, लाखों लोग को मैंने सिखाया है माइंड पावर, और थकता नहीं हूँ। 12 घंटा काम करता हूँ। सोचो, ये बिकॉज कि मेरा लर्निंग एटीट्यूड एंड कंट्रीब्यूटिंग एटीट्यूड है कि यूज़ कर डालो सब कुछ। एक किताब बड़ी वायरल हुई थी, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। वही किताब मेरी पहली माइंड पावर की किताब थी, जो मैं 40 साल पहले पढ़ी थी। और अच्छा, वो आपने पढ़ी थी या आपने लिखी थी? नहीं, मैंने पढ़ी। हाँ। उसके बाद में ये फील्ड में आया, मैंने सिखाना शुरू किया। फिर मेरी पहली किताब थी प्रेरणा का झरना। अच्छा। जो आज 10 लैंग्वेज में है। हाँ। और सिर्फ गुजराती में 15 लाख बिकी है मेरी। अच्छा। बाकी लैंग्वेज का तो मेरे पास अंदाजा ही नहीं है। हाँ। लाइफ की पहली किताब ऐसी बनी थी, जो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कंसेप्ट पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी, और वो बेस्ट सेलर ओवरनाइट बन गई। ये हुआ था। तो अच्छा। मेरी अलग है, और वो अंग्रेजी किताब अलग है जो अमेरिका से पब्लिश हुई है। ओके। दोनों है। तो अभी जो आपकी किताबें हैं, क्या यही आपके कोर्स में भी हैं? जब आप जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो क्या इसी को आपने कोर्स में भी ढाला है या ये अलग है? बहुत सारी किताब के कोर्सेज भी है जी। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है गुनी गुरु करके, जिसके ऊपर मैंने मेन मेरे जितने सब्जेक्ट है उसके रिकॉर्डेड प्रोग्राम डाल दिया है। अच्छा। बहुत सारे सब्जेक्ट है। हाँ। बट यूजुअली मैं लाइव पब्लिक को सिखाता हूँ। उसमें 2-3 सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया, जो मज़ा आता है बोलने का। हाँ। वो सिखाता हूँ। उसमें एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रहता है। हाँ। एक ट्रांजेक्शनल एनालिसिस करके सब्जेक्ट है। हाँ। और एक होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको मैं ज़्यादा ऑफलाइन प्रोग्राम में लाता हूँ। ऐसा वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। हाउ टू सिलेक्ट योर राइट पार्टनर, उसके लिए मैं पूरा डे प्रोग्राम करता हूँ। मैनेजिंग योर एंगर, उसके ऊपर फुल डे प्रोग्राम होता है। तो ये 125 किताबें अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे हैं? कुछ किताब ऐसी है जिसको 10-10, 5-5 लैंग्वेज में है। अच्छा। ये मिल के टॉपिक देखोगे तो 30-40 होंगे। हाँ। जैसे मेरी प्रेरणा का झरना 10 लैंग्वेज में है तो 10 किताब। मेरी विजुअल हैंड के 3 लैंग्वेज में तो 10 + 3 13 ऐसा। तो मेरी कुछ एक ही लैंग्वेज में, कोई 2 लैंग्वेज में, कोई 3 लैंग्वेज में, कोई 5 लैंग्वेज में, कोई 10 है। तो सभी लैंग्वेज के मिला के 125 हुई है। सब्जेक्ट 30-40 होंगे एग्जैक्टली। सर एक मजेदार, मगर हर किताब में मुझे मेहनत करनी पड़ती है, अनलेस क्या वो मेरी लैंग्वेज नहीं है। मैं 3 लैंग्वेज तो जानता हूँ, मराठी भी जानता हूँ। तो गुजराती, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। तो ये चारों किताब का तो मैं एक शब्दों को स्टडी करता हूँ और ये करता हूँ। बंगाली मुझे मालूम नहीं, कन्नड़ मालूम नहीं, तो वो तो मुझे उसके भरोसे पे छोड़ना पड़ता है।
बट ज़्यादातर मेरी 3-4 लैंग्वेज में होती है ऐसे। एक मज़ेदार सवाल सर, इसी बात से मुझे समझ में आया कि आपने कहा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पावरफुल माइंड कैसा होता है। नहीं, माइंड तो पावरफुल ही होता है, हम्म, हमें सिर्फ उसको कैसे इस्तेमाल करना है यही सीखना रहता है। सबका माइंड के पास सेम पावर रहता है, जो आइंस्टाइन के पास था, जो अमिताभ बच्चन के पास है, जो नरेंद्र मोदी के पास है, वही आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ठीक है। सिर्फ ज़रूरत है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सीखने की ट्रेनिंग लेने की, ठीक जो है। मेरी पहली किताब में मैंने सीखा है। और वो ज़माने में जब कोई जानता ही नहीं था, विजुअलाइजेशन के बारे में कोई कहता ही नहीं था, लोग मुझे पागल कहते थे, ये पागल हो गया, विजुअलाइजेशन से कैसे सब कुछ मिलेगा। हाँ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अभी जो है मार्केट में, वो कहते थे कि ये सब बकवास है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। आज सब लोग मानने लगे, वही लोग विजुअलाइजेशन की बात करने लगे, बड़े बड़े सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो भी एक ज़माना था मुझे विरोध करते थे, गुजरात के पेपर वाले मेरे अगेंस्ट में आर्टिकल लिखते थे कि ये लोगों को उल्लू बना रहा है, ऐसी बातें करके गुमराह कर रहा है, अंधश्रद्धा फैला रहा है, ऐसे भी मेरे बारे में बताया गया। मेरे डॉक्टर कम्युनिटी जो मेरे साथ पढ़ती थी, काम करती, वो भी बोले ये पागल हो गया है, डॉक्टर ही छोड़ के ये काम कर रहा है लोगों को उल्लू बनाने का। आज वो लोग मेरी इच्छा करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ट्रेनर बने, हम तो देखो इसमें जिनकी चली गई। ये जो आप इमेजिनेशन की बात कर रहे थे ना, तमाम कोचेज निकल के आए जो पर्टिकुलर एक एक शब्द को एक एक टॉपिक बना के काम कर रहे हैं। क्या सच में इमेजिनेशन नाम की कोई चीज़ काम करती है जीवन में? विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने 3 भाषा में किताब लिखी है, और उसने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। एक ही आदमी ने मेरी 5 लाख कॉपी खरीदी है, एक ही किताब, विजुअलाइजेशन किताब। 5 लाख कॉपी? 5 लाख कॉपी। और एक कंपनी है जिसका नाम है सेफ शॉप, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सेफ शॉप। उसने 5 लाख प्रेरणा का जर्नल DVD और 5 लाख विजुअलाइजेशन किताब उसने खरीदी है। सोच लो, कोई लेखक ऐसा होगा जिसकी एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी ऐसा खरीदी। क्या लिख दिया सर आपने कि वो पागल हो गए उसको खरीदने के लिए? पहले बात तो है कि विजुअलाइजेशन कोई जानता ही नहीं था, सब्जेक्ट ही नहीं आता, और विजुअलाइजेशन जिसने भी किया उसको रिजल्ट मिलने लगा। तो फिर उनको लगा ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चे को 2 ही चीज़ सिखाई है, गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन। जिंदगी भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार उसका गोल क्लियर है, विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया तो जीवन में सब घटना बनना शुरू हो जाएगी, पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी आपको। ये 2 चीज़ें सीखनी है, गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन। ये शंकर बैठे हुए हैं हमारे सामने, हमारे कैमरामैन, ये सोचते होंगे कि हम रोज़ इस तरह की बातें सुनते हैं, गेस्ट आते हैं और कहते हैं विजुअलाइजेशन की बात, हम भी तो जाके विजुअलाइजेशन करते हैं, हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। क्योंकि विजुअलाइजेशन में लोग गलती करते हैं। हाँ, पहली बात यह है कि विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिज़ाइन होता है। ओके। डिफ़ॉल्ट यानी अनजाने में कर दिया, और बाय डिज़ाइन यानी मैंने आज सोचा कि मुझे आज मेरी मर्सिडीज़ को विजुअलाइज करना है, या मुझे मेरी फॉरेन ट्रिप को विजुअलाइज करना है, आज का मेरा पॉडकास्ट का इंटरव्यू विजुअलाइज करना है, और फिर मैं सुबह स्टूडियो में आने के पहले विजुअलाइज कर लूँ कि आज का मेरा ये इंटरव्यू होगा वो ज़बरदस्त होगा, लोग लाइक करेंगे और बहुत लोग उसको देखेंगे। सोच समझ के प्लानिंग के साथ मैं विजुअलाइज करने बैठा हूँ। एक होता है निकला हूँ और लगता है यार मैं टाइम पे नहीं पहुँचूंगा तो ट्रैफिक में फंस जाऊँगा, तो मैंने वो भी विजुअलाइज किया, मगर वो नेगेटिव था जो मुझे ट्रैफिक में फंसा देगा। तो 2 टाइप का विजुअलाइजेशन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एंड बाय डिज़ाइन। ओके। अब बाय डिफ़ॉल्ट का एग्जांपल दूँ, हम बचपन में विजुअलाइजेशन करते थे, सिर्फ ये पता नहीं था कि इसको विजुअलाइजेशन कहते थे। मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेके ऐसा ऐसा करता था, मेरी मदर पूछती थी क्या कर रहा है, मैं बोला गाड़ी चला रहा हूँ। मैं ऐसा विजुअलाइज कर रहा था कि मेरे पास गाड़ी का स्टीयरिंग है और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। कोई डंडे पे बैठ के ब्र ब्र करता था, क्या कर रहा है, मैं मोटर बाइक चला रहा हूँ। ये बचपन में हमने सब ने कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन किए हैं, मगर पता नहीं था ये विजुअलाइजेशन है। बट जानबूझ के करो या अनजाने में करो, रिजल्ट तो सेम मिलेगा। तो मैंने जो विजुअलाइजेशन बचपन में अनजाने में किया था बाय डिफ़ॉल्ट, उससे ज़्यादा ही मिला मुझे जी। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं है तो कभी नेगेटिव विजुअलाइजेशन कर देते हैं और फिर उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, कुछ अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं। तो सबके लाइफ रोलर कोस्टर बन जाती है, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि उसने पास्ट में डिफ़ॉल्ट में अच्छे भी विजुअलाइज किए बुरे भी किए। जब पता ही नहीं था कि विजुअलाइजेशन है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये कानून है जो हमारे जीवन में बनता ही है, इसलिए उसने कुछ भी कर दिया। तो मैं लोगों को ये सिखाता हूँ, वैसे भी आप विजुअलाइज तो करते ही है, तो सोच समझ के करो ना, प्लानिंग के साथ करो ना, बाय डिज़ाइन करो ना, रिजल्ट मिलेगा। मेरी लाइफ में तो इतने एग्जाम्पल है। एक बार फॉरेन जाने का सपना था, मैं 50 बार गया, 20 बार अमेरिका गया। तो वो सपना कैसे देखे थे आपका? एक बार जो सपना था बताऊंगा मैं। हाँ।
मैं किराए के घर में, पत्रे के घर में बड़ा हुआ हूँ। मेरा खुद का एक बेडरूम का घर हो, ऐसा सोचा था। मेरा अहमदाबाद में 6 बेडरूम का घर है, एक मेरा न्यूयॉर्क में घर है। मैं आधा समय न्यूयॉर्क में रहता हूँ, आधा समय अमेरिका में रहता हूँ। ये कभी सोचा ही नहीं था। बियॉन्ड विजुअलाइजेशन होता है ऐसा। ऐसी ऐसी गिफ्ट मिलती है। एक स्टूडेंट ने मुझे कार गिफ्ट दे दिया, लग्जरी कार गिफ्ट। मेरे डायमंड वाले कितने फ्रेंड ने डायमंड की ज्वेलरी मुझे और मेरी वाइफ को दी है, तो कभी विजुअलाइज किया ही नहीं था। ऐसा चाइना में 4 बार जाके प्रोग्राम किया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि चाइना में मेरे प्रोग्राम चलेंगे। मैं 4 बार जाके आया। शंघाई के बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं ट्रेनिंग दे के आया हूँ। ताइवान में प्रोग्राम करके आया हूँ बिजनेसमैन का। तो ये सब तो बियॉन्ड विजुअलाइजेशन हुआ है मेरी लाइफ में। तो विजुअलाइजेशन इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति। जैसे टीवी स्क्रीन रहता है, भगवान ने हमें यहाँ मेंटल स्क्रीन दिया है। आप आँख को बंद करके ऊपर देखोगे तो यहाँ मेंटल स्क्रीन नज़र आएगा। वहाँ आपको कल्पना चित्र देखना है। क्या देखना है कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया है वो पूरा हो चुका है। जैसे आपको मर्सिडीज़ खरीदना है तो ये देखना है कि आप मर्सिडीज़ के मालिक ऑलरेडी बन चुके हो और डेली लाइफ में आप मर्सिडीज़ लेके जा रहे हैं काम पे, और ये हो जाएगा। मैंने अनजाने में ये विजुअलाइज किया था मर्सिडीज़ का, और मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज़ आई थी। मैंने 1985 में खरीदी थी, आज से 40 साल पहले। सोचो, पहली कार, लाइफ की कार। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है सब कुछ कि बाय डिफ़ॉल्ट किया वो भी मेरी लाइफ में बन गया। तो ये विजुअलाइजेशन एक बार किया जाता है या बार बार इसको करना रहता है? बार बार करना होता है, मगर कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ किया ना तो भी काफ़ी है। मगर इमोशन के साथ नहीं किया, उसके साथ जितनी इमोशन जुड़ेगी ना उतना अच्छा है। बार बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाइम लगता है? जब फ्री हो तो विजुअलाइज करना चालू कर दो। मैं जब भी बैठता हूँ विजुअलाइज करता हूँ। अब तो मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई। अब मेरे लिए सवाल है कि मैं क्या विजुअलाइज करूँ। मर्सिडीज़ का मालिक बना, मैं दुनिया घूमा, मुझे जितने पैसे की ज़रूरत है इतना मिल गया, मेरे इतने चाहक मिल गए, सब कुछ है, इतना VIP बन गया। अब क्या करो, ऐसा लगता है। तो ऐसा होता है कि हर इच्छाएं आपकी पूरी होती है। साइंटिफिकली सीखो ये विजुअलाइज। जो दर्शक होंगे वो कहेंगे ना कि सर ये तो किस्मत की बात है कि आप जैसे 1 2 4 ये होते किस्मत हैं। वाले कभी भी विजुअलाइज की बात नहीं मानेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, आपने विजुअलाइज का नॉलेज लिया और करना शुरू किया, यही आपका किस्मत है। भगवान आपसे खुश है ना, तो ये आपके पास ये नॉलेज पहुँचा देगा और आप करना शुरू कर दोगे। यही किस्मत है। बाकी भगवान किसी को हाथ में कुछ देते नहीं है, समझे ना। तो ये विजुअलाइज का नॉलेज आपको मिला, इसका मतलब आपका किस्मत अच्छी है। नहीं मिला, जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहो। विजुअलाइजेशन सीखोगे तो आपके लाइफ में स्ट्रगल होगी ही नहीं। सब कुछ स्मूथ जाएगा, क्योंकि पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी विजुअलाइजेशन की वजह से। नहीं आता है तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहो, 2 रोटी के लिए ये रहो, लाइफ पूरी हो जाएगी। सर विजुअलाइजेशन से जोड़ के अफर्मेशन की भी बात करते हैं। सर ये क्या है और इस किस तरह का? देखिए, अब माइंड की बात करें तो 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन क्या है? कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। हमें जो लाइफ में रिजल्ट मिलता है वो जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्राम आ चुका है। बचपन में हम पैदा हुए तब से अभी तक हमारा प्रोग्राम बनता रहा। अब वो प्रोग्राम नियरली फिक्स हो गया है। ठीक है। उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर निकलता है और बिहेवियर और एक्शन के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। सिंपल बात है। अब आपको रिजल्ट चेंज करना है तो आपको यहाँ का प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा? जो प्रोग्रामर है वो कॉन्शियस माइंड। तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में होती है वैसे ही। तो उसमें से 5 भाषाएं होती है। उसमें एक भाषा होती है एफर्मेशन, यानी ऑटो सजेशन। ओके। तो एफर्मेशन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। जो हम बोलते हैं वो बाहर की दुनिया वाले तो सुनते हैं, हमारे अंदर कोई सुनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बाहर वाले भूल जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड भूलता नहीं है। हर एक चीज़ को याद रखता है, राइट टाइम पे आपके सामने ला के वो कर देता है। तो अगर विजुअलाइज को समझ लिया, उसको साइंटिफिकली किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। गलत किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सब लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, कहो ना प्यार है। उसमें अमीषा पटेल, ऋतिक रोशन बाहर जाता है तो बोलती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है, आप बाहर मत जाओ। ऋतिक रोशन फिर भी बाहर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और उनका एक्सीडेंट होता है, उनका डेथ हो जाती है। नेगेटिव विजुअलाइज का रिजल्ट, ये पिक्चर की बात करें, समझे ना। तो नेगेटिव विजुअलाइज भी रिजल्ट देता है। आप एक्सीडेंट का विजुअलाइज करोगे, एक्सीडेंट होगा। धनवान बनने का करोगे, धनवान बनोगे। तो हमने अभी तक जो भी विजुअलाइज किया है, जो अनजाने में रॉन्ग मेथड से किया है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। मगर विजुअलाइज अगर बाय
साइंटिफिक मेथड करना है तो पहले तो अपना लाइफ के बारे में सोचो कि मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है, मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। सिर्फ करोड़पति बनने से कुछ नहीं होता है। तो आपका गोल होलिस्टिक होना चाहिए, 4 टाइप का, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल। उसको पेपर पे लिखो, उसका थोड़ा प्लानिंग करो कि मुझे कैसी हेल्थ चाहिए, कितना वेट चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर क्या चाहिए, मुझे कौन सा काम पसंद है, मैं कौन सा करूँगा, कितना इनकम करूँगा, मुझे कैसा घर चाहिए, उसका डिटेल लिखो। हर चीज़ का डिटेल में प्लानिंग करो, लाइफ प्लानिंग। ओके। उसके बाद फिर सिस्टमेटिकली रोज सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके उसका प्रोग्रामिंग करो। ये 5 में से कोई भी लैंग्वेज में। विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट करो या डिज़ाइन करो, रिजल्ट तो मिलता ही है। तो बाय डिज़ाइन करो ना, और एक साथ सब कुछ मत करो। एक दिन सिर्फ पॉजिटिव हेल्थ का विजुअलाइजेशन करो कि मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ मेरी लाइफ। ओके। तो होगा जो मैं कर रहा हूँ तो मैं अभी हेल्दी हूँ, ऐसा है। 100 साल जीना है तो मैं 100 बर्थडे विजुअलाइज करवाता हूँ लोगों को अच्छा। कि आपका 100 बर्थडे हो और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। धनवान बनना है तो कितना धन चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा गाड़ी चाहिए, उसका विजुअलाइज करो। सोशल गोल में कैसी रिलेशनशिप चाहिए उसका करो। अपना कैरियर का कि कहाँ तक पहुँचाना है वो विजुअलाइज करो। हर चीज़ होती है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंगाली विलन है जिसका नाम है राजू ठक्कर, कलकत्ता में मेरे प्रोग्राम में आए थे। ऑर्डिनरी विलन का काम बंगाली फिल्म में कर रहा था जबकि वो गुजराती था। कलकत्ता में मेरे प्रोग्राम में आए, बोले, मैं बोला तुम्हारा क्या सपना है? बोले मुझे अमिताभ के साथ काम करना है और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड चाहिए। मैंने उसको बैठ के विजुअलाइज करवाया। अच्छा। और उसको अमिताभ के साथ वो सरकार पिक्चर में विलन का रोल मिला, सरकार पिक्चर में किया। उनको अवार्ड चाहिए था। उत्तम कुमार अवार्ड बंगाल में सबसे पॉपुलर है। उसको अगले 1 महीने में उसको बेस्ट विलन का रोल का एक्टर मिला, उसको उत्तम कुमार अवार्ड मिला। मेरे पास उसका वीडियो इंटरव्यू है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया। अभी अमित शाह का बेटा जय शाह जो क्रिकेट को ये संभालते हैं, वो जब स्टूडेंट था तब मेरे प्रोग्राम में आया करते थे, मैं उसको विजुअलाइज करवाता था। अच्छा। और यहाँ तक पहुँच गए, इतनी छोटी उम्र में लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अभी मुझे मिले थे 2-3 महीने पहले, मुझे पता नहीं था कि मुझे जानते हैं, किसी ने इंट्रोड्यूस करवाई, मैंने भी पहली बार नाम सुना था। उसने सीधा बोला सर मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। बोला तुम तो डॉक्टर नहीं हो, मैं तो मेडिकल कॉलेज में था ना। बोला नहीं मैं स्टूडेंट था तब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप करने को आया करता था और मैंने आपसे बहुत सीखा है, विजुअलाइजेशन भी सीखा था। आज मैं जो भी हूँ विजुअलाइजेशन के कारण हूँ। जय शाह अमित शाह का बेटा बोलता है। देखो तो ऐसा तो दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन सीख के अपना जीवन बदला है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा। मतलब ये माने कि बहुत सारे लोग ना जानकारी में अपनी ज़िंदगी को हेल बना रहे हैं, गलत चीज़ों को सोच कर, रॉन्ग विजुअलाइजेशन करके, और जो सोचते हैं ना वो विजुअलाइज हो जाता है। ओके। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप राहुल गांधी के बारे में सोचो आंख बंद करके। आप जैसे आंख बंद करके राहुल गांधी के बारे में सोचोगे, यहाँ पे आपको किसका पिक्चर दिखेगा? राहुल गांधी का। यानी वी नेवर थिंक प्लेनली, वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ पिक्चर। जो सोचते हैं उसका पिक्चर बनता है और वो पिक्चर यहाँ जाता है, और जो पिक्चर यहाँ बनता है वो सबकॉन्शियस माइंड का ऑर्डर बन जाता है और आपके लाइफ में वो हकीकत बनती है। इसलिए पॉजिटिव थिंकर हमेशा खुश और सक्सेसफुल रहते हैं, नेगेटिव थिंकर हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन हो जाता है और नेगेटिव विजुअलाइजेशन की वजह से उनके जीवन में दुख आता है। इसका मतलब हम अपने रिश्ते, अपने स्वास्थ्य और अपने ज़िंदगी में पैसे को माइंड पावर से सुधार सकते हैं। रिचनेस इज ए माइंड प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मानेंगे। मुकेश अंबानी के पास मान लो 3 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। वो सोचता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं गरीबों में बांट दूँ। वो 3 लाख गरीबों को ढूंढ के सबको 1-1 करोड़ डोनेशन देते हैं। 5 साल के बाद ये गरीबों का क्या होगा, क्या सोचते हो? और धनवान बने होंगे, पैसा या कम किया होगा? कम हो जाएगा, इनके पास भिखारी बन जाएंगे फिर से। उनका प्रोग्राम ही भिखारी बनने के लिए होगा। अच्छा, मुकेश अंबानी का क्या होगा? उसने सब खाली कर दिया तो अभी फिर भी अमीर बन जाएगा। हाँ, रीज़न क्या है कि उनका प्रोग्रामिंग रिच बनने के लिए हुआ है, इनका इसके लिए हुआ है। एक रिसर्च हुई है कि जितने लोगों को बड़ी बड़ी लॉटरी लगी है उनका 10 साल के बाद जीवन क्या था, और ये रिसर्च ये कहती है कि पहले से ज़्यादा गरीब बन गए वो। ओके। जबकि इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, गूगल करके देख लेना। क्योंकि वो संभाल नहीं पाए ना, संभाल नहीं पाए। उनका प्रोग्रामिंग संभालने का है नहीं, उड़ाने का है। वो उनका हर सोच, हर बिलीफ, हर एक्शन गरीब बनाने के लिए होता है उनका। इट्स माइंड प्रोग्रामिंग। रिचनेस इज अ माइंड प्रोग्रामिंग। तो फिर सर अगर इस बात को मान लें तो जो आजकल लोग ये कहते हैं कि सब कुछ किस्मत का लिखा हुआ है, पहले ही प्रारब्ध में लिख दिया गया है, जो है वही मिलेगा, तो फिर उसकी तो कोई जगह नहीं बचती। प्रारब्ध कहाँ लिखा है? कुंडली में लिखा है ना। मेरी कुंडली मैंने नहीं बनाई, मेरे फादर ने बनाई थी। उसमें जो लिखा था उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया,
और जो मैंने किया वो कभी कुंडली में लिखा नहीं था। हम्म। अब कैसे मानो? मैंने प्रेरणा का जन्नत किताब में एक एग्जाम्पल लिखा है। एक आदमी ज्योतिष में बहुत मानता था, ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष ने उसका हाथ देख के बोला तेरा 1 महीने के बाद मृत्यु है। ये मानता था ज्योतिष को। उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने अनफिनिश काम करना अपना अनफिनिश काम को उसने पूरा करने का शुरू कर दिया। और 1 महीने के बाद उनकी रियल में मौत हो गई। अच्छा। अब मैंने उसमें सवाल लिखा है कि बताओ, इसकी मौत थी इसलिए ज्योतिष ने बताया, ज्योतिष ने बोला इसलिए उनकी मौत हो गई? सोचो। सर ये तो अब मैं ये कहता हूँ कि ज्योतिष ने उसका प्रोग्रामिंग कर दिया कि तेरी मौत है, और उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी मौत को अट्रैक्ट किया, बिलीव कर लिया कि मेरा मौत होने वाला है। एवरी डे वही सोचता था मरने वाला हूँ, ये तारीख को मरने वाला हूँ। उसने काम भी ऐसे किए, उसकी हर एक्टिविटी में मृत्यु आ रही थी। उसने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग किया और उसके 1 महीने के बाद मौत हो गई। मुझे याद आ रहा है, मैं कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में किसी को सज़ा दी गई और ये चेक करना था कि क्या आदमी साइकोलॉजिकल भी मरता है, तो उसको सांप से डसवाना था। तो उसकी जगह 2 पिन चुभाया और बाद में देखा तो उसकी पोस्टमार्टम में जहर ही मिला उसके बॉडी। जहर ही मिला, यस। कैसे? माइंड पावर से, वही तो कहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। एक रॉ आदमी जो लेमैन होता है, उसको इसके बारे में नहीं पता होता, तो उसको अपनी सुबह की दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए ताकि उसमें बदलाव होना शुरू हो जाए, या ये थोड़ी छोटी 1-2 बातें ऐसी हों कि जो अपने आप में वो डाले तो शायद ज़िंदगी में कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए? कुछ बताएंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाइफ एक ही बार मिलेगी ऐसा सोचना शुरू करो। ठीक है। बाद में मिलेगी कि नहीं उसके कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। नया जन्म मिलेगा कि नहीं। और जितने भी जीव है उसमें सबसे अच्छा हमारा जीवन है, इंसानी जन्म है, कोई दो राय नहीं। ये ऐसा जीवन है जहाँ एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक फिशरमैन का बेटा मिसाइल मैन बन के इंडिया का बेस्ट राष्ट्रपति बन सकता है, एक पकौड़े बेचने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक बन सकता है। तो इतना हमारे पास पोटेंशियल देके भेजा है, तो हमें क्यों बड़े बड़े सपने नहीं देखने, बड़े बड़े गोल नहीं रखने हैं। जीवन को सुखी होना कि दुखी होना ये हमारी चॉइस होती है। दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं वो को। ओके। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा डर हमें बदलाव से लगता है। वी डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। वही घर, वही काम, वही दोस्त, वही होता है। कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। कंफर्ट जोन के बाहर एक फियर जोन होता है, डर का माहौल होता है। वो डर से जो जीत गया वो आगे जाएगा तो उसका लर्निंग जोन आता है, सीखने का। किताबें पढ़ेंगे, ऐसे पॉडकास्ट देखेंगे, ये करेंगे, और लर्निंग होगा। बाद में उसका ग्रोथ जोन आता है, बढ़ेगा। मैं जिस घर में बड़ा हुआ वो पत्रे का घर था, चारों दीवार पत्रे की थी। एक ही रूम था जिसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन सब कुछ था। हम 9 लोग रहते थे। अच्छा। 4 बहनें, 2 भाई, फादर मदर और ग्रैंड मदर। किराए का 4 रुपया किराया था। वो पत्रे के घर में मैं रहता था। मगर तब से मेरी एक भगवान ने मुझे दी थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, लाइफ अच्छी जीनी है। वो मेरे अंदर एक मोटिवेशन वो गरीबी की वजह से आया था। देखो, हमारा मोटिवेशन 2 चीज़ों से आता है, या दुख को दूर रखने से या सुख पाने के लिए। हम जो भी काम करते हैं ना, दोनों में से एक चीज़ के लिए करते हैं। हाँ। तो मैंने जो गरीबी देखी थी, तो एक बात तो डिसाइडेड था कि मुझे ऐसी गरीबी आगे जाके नहीं देखनी है, मेरे बच्चों को नहीं देखने देनी है। तो मेरा मोटिवेशन रहा, बहुत सालों तक रहा। तो मैं लग्जरियस घर में अभी रहता हूँ, मेरे पास 4 कार है, 50 कंट्री घुमाऊँ, दुनिया जानती है, एकदम ऐश करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरी चॉइस थी, तो मैंने चूज़ किया। और चूज़ किया तो कायनात ने मुझे सबकॉन्शियस माइंड का पावर सिखा दिया एक्सीडेंटली, और उसको इस्तेमाल करने शुरू किया, तो मेरी लाइफ बदलने लगी। ज़बरदस्त ये हुआ। तो लाइफ एक बार मिली है तो ग्रोथ माइंडसेट रखो, फिक्स माइंडसेट मत रखो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म थी, राजू बन गया जेंटलमैन, शाहरुख खान की फिल्म थी। ये पूरा इसके ऊपर है, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर है। तो ऐसी फिल्में देखोगे ना तो आपको मोटिवेशन आएगा। एक आई एम कलाम करके पिक्चर आई है। एक बच्चा था जिनको प्रेसिडेंट बनना था, जिसके सपने बहुत बड़े थे। हाँ, सपने बड़े थे। तो अगर बड़े सपने का सोचोगे, देखोगे, मगर हमारे समाज ने हमको इतना प्रोग्रामिंग कर दिया कि हम उसके बारे में आगे का सोचते ही नहीं है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने सुना होगा कि एक सर्कस में 2 हाथी थे, एक बड़ा हाथी था, एक बच्चा था। बड़े हाथी को छोटी चेन से बांधा था, छोटे को बड़ी चेन से बांधा था। तो किसी ने पूछा, भाई ये तो आपने गलत किया है, बड़े को बड़ी चेन, छोटे को छोटे।
बोले नहीं नहीं ये सही। बोले कैसे सही है? ये बड़ा हाथी तो तोड़ के भाग जाएगा। बोले नहीं भागेगा। बोले तुम्हें कैसे पता नहीं भागेगा? बोले हमने उसका प्रोग्रामिंग किया है। यानी क्या होता है? बोले वो जब छोटा बच्चा रहता है तो बड़ी चेन से बांध के रखते हैं, फिर भागने के लिए वो खींचने की कोशिश करता है, बहुत टाइम कोशिश करने के बाद वो हार मान लेता है, बाद में वो कोशिश ही नहीं करता है। बाद में पतली सी चेन बांधो तो चेन उसके लिए बंधन बन जाएगी, ये चेन। बाद में वो कोशिश नहीं करेगा, जाएगा नहीं, उसको पता है यहाँ से दिमाग में बच गई ना वो। यहाँ अब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें यही कहा जाता है तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हमारा प्रोग्रामिंग हो जाता है तू छोटा है, रहने दे, नहीं कर सकता। बड़े होने के बाद बोलते हैं जो तुम्हें करना है कर, मगर वो बंधन आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाद में खत्म हो गए, फिर वो जिंदगी एक नौकरी करके जीवन पूरा कर देता है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ही अपॉर्चुनिटी है। कोई कुत्ता ऐसा नहीं सोचता कि मैं नोएडा की गली में, चाहे मैं पैदा हुआ मगर मुझे व्हाइट हाउस में जाके ट्रम्प के साथ रहना है, ये कुत्ता सोच भी नहीं सकता। और सोचेगा तो वो अपने आप को ट्रेन करके नहीं। इतना सोच पाता, वो तो सुबह से लेकर शाम तक की सोचता है, थोड़ी प्रमोशन मिल जाए, 2-4% की हाइप मिल जाए, वही होता है। बस सभी का ऐसा ही रहता है। तो जानवर की तरह नहीं रहो। जानवर को क्या होता है, भूख लगती है, पेट का खाना चाहिए, रात की नींद चाहिए और सेक चाहिए, उसके आगे वो सोचता ही नहीं। ज़्यादातर लोग यही तो जिंदगी जीते हैं बस। हाँ, वो उनका दायरा बड़ा नहीं था सर। सवाल ना बड़ी तेजी से दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं और उतना ही तेजी से भूल जा रहा हूँ, क्योंकि आपके जवाब इतने अच्छे आ रहे हैं। लंबे लालच आ रहा है। नहीं लंबे नहीं सर, आपके सवाल से ये लालच आ रहा है ना यार, ये सीख लो, ये अपने काम की चीज़ है, ये अपने काम की चीज़ है। इस चक्कर में जो सवाल है वो भूल जा रहा हूँ। अभी आपने इसी उसमें मोटिवेशन की बात कर रहे थे। आजकल एक दौर देखा जाता है कि हर आदमी अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मोटिवेशन का वो लगाता है, स्टेटस लगाता है। उसके बाद भी वो मोटिवेट होता है और डिप्रेशन का शिकार मिलता है। कई लोग सुबह अपने लिए रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुबह खोल के मोटिवेट हो जाते हैं, दोपहर तक जाते जाते डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका कोई परमानेंट इलाज है क्या? यस, मोटिवेशन दो जगह से आता है। हाँ। एक बाहर से और एक अंदर से। हाँ। बाहर का मोटिवेशन की लाइफ बहुत शॉर्ट रहती है। अच्छा। मैक्सिमम 7 डेज रहती है। हाँ। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को यूट्यूब पे सुनो या लाइव सुनो, 7 दिन ही मोटिवेशन रहता है। अंदर का मोटिवेशन चालू हो गया ना, वो रुकने वाला नहीं है, ख़त्म होता ही नहीं है। मुझे 35 साल पहले मोटिवेशन आया था कि मुझे करोड़ों लोगों को माइंड पावर सिखाना है। अच्छा। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सुबह उठता हूँ और यही सोचता हूँ कहाँ किसको सिखाऊँ मैं, बस माइंड पावर किसको सिखाऊँ। तो ये मेरी अंदर की बैटरी चार्ज रहती है हमेशा। मुझे 1 मिनट में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। उठते ही मेरा काम शुरू हो जाता है। उठते ही पहले तो हेल्थ का ध्यान रखता हूँ जी। आप बोल रहे थे यंग कैसे रहते हैं, तो मेरा 6 बजे उठता हूँ ना, 11-12 बजे तक सिर्फ हेल्थ एक्टिविटी होती है। अच्छा। मेडिटेशन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, चक्र बैलेंसिंग करता हूँ, जिम की एक्सरसाइज करता हूँ, यही करता रहता हूँ पूरा। मैं किसी को टाइम नहीं देता हूँ 9-10 के पहले, फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ 10-11 बजे तक। ये अभी भी आप करते हैं? अभी भी करता हूँ मैं। 75 साल की उम्र में 4-5 घंटा सिर्फ हेल्थ के लिए मैं देता हूँ। 5 घंटे? 4-5 घंटे। 6 बजे उठा, 11 बजे तक कोई बिजनेस का काम ही नहीं, सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस रहता है। मैंने पेट डॉग है मेरे पास, उसके साथ जाके खेलता हूँ, उसको घुमाने को लेके जाता हूँ, तो सिर्फ हेल्थ को मैं टाइम देता हूँ। ये क्योंकि मैंने देखा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस हेल्थी बॉडी में से मिलती है। ये है तो सब है। वो कहते हैं सबसे पहली वो सबसे पहला सुख निरोगी काया, बॉडी निरोगी काया। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप गुजराती हैं, गुजराती लोग धनाढ़ होते हैं, टेंशन कम लेते हैं, और ये कहा जाता है वो पहले से ही अमीर होते हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप माइंड ट्रेनर भी हैं और NLP भी सिखाते हैं, दूसरे तरह के कोच भी हैं आप। तो क्या आपको लगता है कि अलग अलग राज्य के लोगों की दिमाग की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है, इसलिए वो अमीर और गरीब होते हैं? गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है, यूपी बिहार झारखंड पीछे है। क्या लगता है कि यहाँ पैदा होने वालों की मतलब माइंड का जो प्रोग्रामिंग वो अलग? यस, देखो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हमारे वातावरण में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ बिहेवियर होता है, वो हमारा प्रोग्रामिंग कर देते हैं। हर कम्युनिटी की, हर भाषा वाले की उनके एक एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोग्रामिंग हो जाती है। देखिए मारवाड़ी लोग नौकरी कम करेंगे, बिजनेस में जाएंगे। सिंधी लोग ज़्यादातर बिजनेस में जाएंगे। क्षत्रिय लोग होंगे, लड़ाकू प्रजा जो होती है, वो मिलिट्री में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे। उनका प्रोग्रामिंग वो हिसाब से होता है। समझे ना? तो हर कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी में वो रहते हैं, वो हिसाब से उनका धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होता है, जो अनुभव में से पास होते हैं वो। तो इसकी वजह से ऐसा होता है। अब गुजरात में क्या है कि हम वही वातावरण में बड़े हुए हैं जहाँ नया आइडिया, नई सोच, तो वो इफ़ेक्ट करती है। मैंने देखा है कि हमारे वहाँ झाड़ू मारने वाला भी मोटर बाइक लेके स्मार्टफोन के साथ आता है, जो आके झाड़ू मारता है, वो बाइक खड़ा रख के ये करके। मेरी गाड़ी साफ़ करने वाला भी स्मार्टफोन यूज़ करता है और बाइक लेके आता है।
तो वहाँ की सोच है। अब ये ऐसे कितने स्टेट या कितनी कम्युनिटी रहेगी जहाँ झाड़ू मारने वाले के पास ये फैसिलिटी है। वो लोगों का देख देख के उनका प्रोग्रामिंग हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट विजुलाइज होता है कि मुझे भी गाड़ी खरीदनी है, मुझे भी स्कूटर खरीदना है, मुझे भी ये करना है, तो हो जाता है। इसके लिए मैं एक जोक कहता हूँ, एक कम्युनिटी का जोक है, कम्युनिटी का नाम नहीं दूंगा, जो बिजनेस कम्युनिटी है। तो उसको एक छोटा सा बेटा था और ये बिजनेस कम्युनिटी थी। तो उसने अपने बेटे को एक स्टील की अलमारी के ऊपर बिठाया और बोलता है, बेटा जंप कर जंप कर जंप कर। वो बोलता है, नहीं पापा डर लगता है। बोले, नहीं नहीं मैं कैच कर लूँगा, जंप कर। और उसने जंप कर दिया और उसने छोड़ दिया, गिर गया, रोने लगा, पापा आपने धोखा दिया, आपने धोखा दिया, मुझे पकड़ने का वादा किया था। बोले, साले मैं तेरे को बिजनेस सिखाता हूँ। बिजनेस का पहला नियम है सगे बाप का भरोसा नहीं करने का। तो कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में आ ही जाता है, समझे ना, कम्युनिटी में आ जाता है। तो शायद गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात को बहुत सारी बॉर्डर मिली है, समंदर की बॉर्डर मिली है, और वहाँ खेतीबाड़ी पहले इतनी नहीं थी, उद्योग भी इतना नहीं था। तो उसकी वजह से क्या है कि पैसा कमाने के लिए लोग वहाँ से बोट में या शिप में परदेश बहुत चले गए, इसलिए गुजराती पूरी दुनिया में फैल गए। और वहाँ बिजनेस का पहले तो नौकरी करते थे, फिर धीरे धीरे बिजनेस में आ गए, और वही बिजनेस उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसमें आता गया, क्योंकि नौकरी की अपॉर्चुनिटी कम हुआ करती थी, तो इसलिए वो प्रोग्रामिंग हो गया ऐसा। गुजरातियों में खास चीज़ और भी देखा है जो आपके साथ भी, कि आप कई 26 कितने देशों की यात्रा की आपने? क्या कितने देशों की यात्रा किया आपने? 45। मैंने गुजरात के लोगों को देखा है, दक्षिण भारत के लोगों को देखा है, कोलकाता के लोगों को देखा है, ये लोग घूमते बहुत हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई प्रोग्रामिंग शौक वहीं से आता है, लोगों को देखते हैं कि इतना फॉरेन जाता है, हम भी चलते हैं ऐसा। आप किताबों की बात कर रहे हैं सर, ये बहुत देर से मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया था, अभी अचानक से याद आया। वो 5 किताबें बताइए जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। मेरी या दूसरे की? दोनों बताइए सर। पहले दूसरे की बता देता हूँ। ठीक है। एक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो मेरी फेवरेट किताब है। अच्छा। दूसरी किताब है जीवन एक खोज, जो हिंदी में है, टी.सी. छाबरा जी की है, जो RCM के मालिक है, जिन्होंने RCM स्टार्ट किया। जी जी जी। जीवन एक खोज, जो मुझे बहुत पसंद आई। तीसरी थी 7 हैबिट्स, ये डाई एम्प्टी करके है। डाई एम्प्टी? हाँ। ओके। जितना अंदर है ना ख़त्म करके जाओ, साथ में लेके मत मरो। ओके। जितना है खाली करो। हाँ। मुझे बहुत मोटिवेट हुआ कि मेरे पास इतना नॉलेज है, तो खाली करो ना, जितना होता है उतना, क्यों लेके जाना है वहाँ पे। डाई एम्प्टी करके, ये मज़ेदार बात है सर। फिर मैंने एक देखी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अच्छा। ज़बरदस्त किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हाँ। और 5वीं अभी मैंने 1-2 पढ़ी है, 7 हैबिट, इसकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बड़ी मशहूर किताब है सर। हाँ, इवन स्टीव जॉब ने तारीफ की है कि मेरा जीवन इसकी वजह से बदला है। हाँ, योगी की आत्मकथा। योगी की आत्मकथा। हाँ। ये आजकल मैं पढ़ रहा हूँ और उसकी क्रिया योगा के ऊपर मैं सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा है वो किताब। तो ये बाहर की किताब हुई। मेरी किताब की बात करें तो मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लिखी है, ये प्रेरणा का झरना, जो 10 लैंग्वेज में है। ठीक है। विजुअलाइजेशन लिखी है, जो 4 लैंग्वेज में है। ओके। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए, धनवान तो बनना ही चाहिए, ऐसी एक किताब है। रिचनेस प्रोग्रामिंग कैसे होता है, वो होता है। एक धन की खेती लिखी है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ये है। और एक मैंने स्नेह का झरना लिखी है, जो रिलेशनशिप के ऊपर है। रिलेशनशिप कैसे अच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप के इश्यू बहुत है, बहुत बड़े। वेस्टर्न से संक्रमण इंडियन की तरफ भी चला आया है। बिल्कुल। डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, ब्रेकअप रेट उससे भी ज़्यादा है। अभी मैंने लेटेस्ट किताब लिखी है, हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप, ये मेरी किताब है। फिर कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, मैंने देखा सारी जनता कन्फ्यूज है, कैसे जीना है, क्या काम करना है, कैसे रिलेशनशिप रखनी है, कुछ पता नहीं है। पैसे कैसे कमाना है, उसके लिए भी कंफ्यूज है। पैसा आ गया तो कैसे उसको यूज़ करना है, उसके लिए भी कंफ्यूज है। तो मैंने लिखा है कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी करके ये किताब। तो ये सब चीज़ें जो बहुत अच्छी है, विजुअलाइजेशन, प्रेरणा का झरना, स्नेह का झरना, धन की खेती। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये किताबों के नाम सुनकर ही मुझको याद आ रहे हैं, एक आम आदमी अपने जीवन में वो कौन सी गलतियां करता है, या वो कौन से थॉट्स है जो लगभग कॉमन लोगों के मन में आते हैं, जिसको छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए? 2 कॉमन गलती होती है जी। सिलेक्टिंग द कैरियर। ओके। गलत कैरियर में चले जाते। मैं खुद गलत कैरियर में था। आप तो डॉक्टर थे? हाँ, मगर मुझे तो लगता था तभी गलत था, इसलिए तो मैं सही कैरियर में आया।
डॉक्टर तो अब भी हैं, लेकिन अब दूसरे तरह के हाँ, डॉक्टर हैं। काम बदली कर दिया मैंने। हाँ 30 साल मेडिकल फील्ड में रह के मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया। अगर मुझे सही गाइडेंस मिलता और पहले से ही मैं ट्रेनर बनता था, जैसे स्नेह देसाई मेरा स्टूडेंट है, वो 10th में था तब उसने डिसाइड कर लिया था मुझे ट्रेनर बनना है और मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। ओके। वो एक आदमी 16 साल में ट्रेनिंग कैरियर की शुरुआत करे और एक 30 साल डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के बाद करे तो फ़र्क है ना। और यहाँ मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ तो वहाँ गलत कैरियर था, यहाँ सही कैरियर है। तो सिलेक्टिंग योर कैरियर एंड सिलेक्टिंग योर लाइफ पार्टनर, जिसमें ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, इसलिए डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। हाँ सर, अगर वो गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हुआ फिर तो। हाँ, सब गड़बड़ होती है। ये दोनों चीज़ में गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो दोनों सही डिसीजन लेते हैं वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पे करते हैं, उनको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों गलत डिसीजन लेते हैं वो यहीं पे नर्क का अनुभव करते हैं, और एक सही और एक गलत करते हैं, उनको ज़िंदगी भर यहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है, एक गलत और एक सही डिसीजन। तो मैं सबको ये कहता हूँ, ये दोनों में डिसीजन शांति से लीजिए, सोच समझ के लीजिए। ये इंडिया में कम से कम ये दोनों को बदलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। एलन मस्क ने 3 शादी की है जी है ना जी। तो वहाँ किसी को छोड़ो किसी के साथ जोड़ जाओ, वहाँ कोई माइंड नहीं करता है। यहाँ तो एक को छोड़ना मुश्किल होता है, शादी कर लिया तो बात तो बिल्कुल झेलना सही। पड़ता है। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है सर। दूसरा वाला थोड़ा सा अपने हाथ में नहीं होता है इंडियन में, क्योंकि वो पारिवारिक एक वो कंबाइंड फैमिली होती है, रिश्ते नाते होते हैं। जैसे वेस्टर्न से वो अगर ईस्टर्न चले जाएं आप, इधर पूरब की तरफ चले जाएं, तो बहुत दबाव में भी कई बार आ जाते हैं। लेकिन जो पहली बात बोला ना आपने कि कैरियर का चुनाव भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, जो सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि शादी भी बाद में होती है 25 साल 30 साल तब तो मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी मैच्योरिटी आ बहुत। जाती है। लेकिन जैसे ही लड़का हाई स्कूल इंटर पास करता है ना, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम करें क्या। तो ये चुनाव कैसे हो सकता है, कैसे चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वो तो परिपक्व है नहीं, परिवार जो क्या देता है वो मान लेता है, फिर पूरी ज़िंदगी उसको लेकर के ढोता रहता है, परेशान रहता है। ये चुनाव कैसे होना चाहिए? मेरी जो 125 किताब है ना, उसमें एक है हाउ टू चूज़ द राइट कैरियर। ओके। ऐसी मेरी किताब है, अंग्रेजी में ही सिर्फ अवेलेबल है। तो क्या होता है कि सुख 2 चीज़ों में से मिलता है, एक तो हेल्दी बॉडी में से, दूसरा मनपसंद काम करने से। मनपसंद काम क्या करते हैं, जो हमारा कैरियर है वही तो करते हैं। हाँ। मान लो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मैं कहीं सरकारी बैंक में कैशियर बन गया और पूरा दिन अकाउंट देखता रहा, तो आप रो रो के कर रहे हो, मर मर के कर रहे हो, तो हैप्पीनेस तो आएगी नहीं। तो कैरियर के पसंदगी में 2-3 चीज़ें देखनी है। ये नहीं देखना है कि आजकल क्या किस में ज़्यादा नौकरी मिलती है, किस चीज़ का स्कोप है। क्योंकि आज मान लो कंप्यूटर का और एआई का ज़माना है, लोग घुसेंगे एआई में। हो सकता है ज़माना बदल जाए, एआई की ज़रूरत नहीं पड़े, कोई नई रिसर्च आ जाए, तो आप बेकार हो जाओगे। बात तो सही है। तो सबसे पहली बात है कि आपको कौन सा काम करना पसंद है, ये डिसाइड करो। दूसरा है वो काम करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, ये देखो। कैपेसिटी कैन बी डेवलप। मान लीजिए एक बच्चा है, उनको ट्रेनर का काम अच्छा लगता है, स्टेज पे बोलने का अच्छा लगता है, मगर उसको बोलने का कैसे पता नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, स्किल नहीं है, तो पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता है। हाँ, सीख सकता है ना। मगर उसको क्या अच्छा लगता है ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा हैप्पीनेस मिलता है हमारा मनपसंद काम करने से। तो पहले कैरियर के पहले ये सोचो कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है करना। तो 2 तरीके से जान सकते हैं, आंख बंद करके। कोई बोलता है, अभी क्या होता है बच्चे इमोशनली हो जाते हैं, दबंग पिक्चर देखा तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने की इच्छा होगी, धोनी पिक्चर देखा तो क्रिकेटर बनने की इच्छा होगी। बिल्कुल सही है। हाँ। तो ऐसा होगा, तो इंस्टेंटली उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर गोल शिफ्ट हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि इंडियन क्रिकेट तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। तो आपको क्या करना है कि पहले ये सोचना है कि ये कैरियर के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। पता ही नहीं है उनको कैसे लाइफ होगी। अगर नहीं सोचा तो जब वो लाइफ आएगी तब आप पछताओगे। जैसे मेडिकल फील्ड मुझे क्यों पसंद नहीं था, मुझे रात को उठ के अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी थी। आपको ये पता है सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है, डॉक्टर का होता है, जो हेल्थ के बारे में इतना जानते हैं। गूगल कर लो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है उनकी। आजकल मारता है स्ट्रेस, बैक्टीरिया और वायरस नहीं मारती है, हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं। ह्यूमन लाइफ के साथ काम कर रहे हो, एक भी गलती सामने वाले की लाइफ जा सकती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा इरेगुलर डॉक्टर की ज़िंदगी होती है। आधी रात को उठ के काम करो, ऑपरेशन करो, ये करो वो करो। तो पहली बात ये है कि मुझे ये पसंद ही नहीं था, मुझे मेरी लाइफ ख़राब करके मुझे डॉक्टर का काम करना। तो मैंने डॉक्टर बनने के बाद भी ऐसा काम ढूंढा जिसमें नाइट की इमरजेंसी नहीं आए।
मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। 9 to 5 का नौकरी, शाम को 5 बजे घर चले जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी, मज़ा मज़ा। हफ्ते में 1 लेक्चर लेना है, पूरा हफ्ता घूमना है, बातें करनी है, पढ़ना है, बस यही करना है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये पेशेंट को ट्रीट करना, ऑपरेशन करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं ढूंढ रहा था रास्ता, उसने मुझे पता चल गया कि मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, ये अच्छा काम है। तो धीरे धीरे मेडिकल लाइन छोड़ के मैं ट्रेनिंग फील्ड में आ गया। आपके साथ अच्छा क्या रहा ना सर, कि जो शुरू में आपने बोला स्टोरी शुरू होते ही कि लोग ज़िंदगी भर ना जड़ बने रहते हैं, मतलब छोड़ नहीं पाते, बदलाव नहीं कर पाते हैं, और आप बदलाव से डरते नहीं। यही वजह कि 30 साल का करियर आपने शिफ्ट कर दिया और आज आप यहाँ पहुँचाए, खुश हो गए। बदलाव मेरा कितना है, मैं अभी तक 18 घर चेंज कर चुका हूँ। शादी के बाद कोई कर सकता है? और 18 एक घर और 18 हाउसेस मैंने चेंज किए हैं। उसके पीछे वजह? मैंने 4 गवर्नमेंट जॉब किया है, 4 अलग अलग गवर्नमेंट। हाँ। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात गवर्नमेंट एंड सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। अच्छा। 4 डॉक्टर के अलग अलग रोल किए हैं मैंने। सब एक ही रोल करते हैं। एक होता है क्लिनिशियन, यानी पेशेंट को ट्रीट करने का, उसको कहते हैं क्लिनिशियन। दूसरा होता है हॉस्पिटल मैनेजर। तीसरा होता है हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर। और 5वां होता है मेडिकल टीचर। मैंने चारों रोल इक्वली किया है, चारों रोल इक्वली किया है। कोई ऐसा नहीं करता है। मैं पेशेंट को ट्रीट करने का रोल भी किया है। मैं बम्बई की एक हॉस्पिटल का मैनेजर था, अहमदाबाद सिटी का टीबी कंट्रोल ऑफिसर था, और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ। 4 डिफरेंट रोल किए हैं। ऐसा मैं बदलाव लाया हूँ जीवन में। और एक ऐसा बदलाव कि मैंने मेडिकल एडमिशन लिया था, मैंने एक बॉन्ड दिया था कि मैं 3 साल रूरल एरिया में काम करूँगा। वो कंडीशन पे मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला। MBBS हुआ और सरकारी नोटिस आ गई कि अभी तुम ये विलेज में जाके काम करो, नहीं तो आपको पेनल्टी 25,000 वो ज़माने में रॉयल्टी होती थी। आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो आज 25 लाख हो सकती है। 4 महीना काम किया, मुझे काम पसंद नहीं आया, बॉस से झगड़ा किया और उसके मुंह पे रेजिग्नेशन मार के मैं 4 महीने में वापस आ गया, जबकि 3 साल का बॉन्ड था रूरल एरिया में। नोटिस आने लगी सरकार से, ये पैसा भरो या जेल में जाओ। मैं परवाह नहीं किया, मैं जाके विलेज में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, क्लिनिक डाल दिया MBBS के बाद। इतना क्लिनिक चल रहा था, रात को इतना थक जाता था, जेब से पैसे भर जाते थे, एकदम हीरो बन गया था। आजू बाजू 30 गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं था। मगर एकदम अचानक मुझे लगा कि यार ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं बम्बई चला गया MD करने को, 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद। मेहनत करके, लोन लेके, इन्वेस्टमेंट करके, वाइफ का सोना बेच के मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था। 1 मिनट में मैंने डिसीजन लिया, क्लिनिक छोड़ के मैं बम्बई आ गया MD करने को। अच्छा। इतना फास्ट मैंने ऐसे लाइफ में चेंज किए है। उसके बाद मैंने वहाँ MD किया, सरकारी नौकरी में एस्टेब्लिश हुआ, पेंशन वाली जॉब थी, अच्छी थी। अचानक मुझे धनवान बनने की इच्छा हुई, मुझे सऊदी अरेबिया में जॉब मिल गई। मैंने ये परमानेंट नौकरी को लात मारा, एक दिन में डिसीजन ले लिया, मैं सऊदी अरेबिया चल गया। अरे चला गया। और कितना रिस्की मैंने लिया। मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे कहाँ पोस्टिंग है मैंने सोचा ही नहीं। वो एजेंट ने मुझे थमा दिया कि आपका ये टिकट है, ये लेटर है, वहाँ आपको एयरपोर्ट पे कोई लेने को आ जाएगा, जाओ सरकारी नौकरी। मैं तो बैठ गया। 2-3 इंडियन थे, एक दूसरे को पूछा, कहीं इंटरव्यू में मिल गए थे, बोले तुम भी जॉब के लिए जा रहे हो ना, डॉक्टर हो। एक ने मुझे पूछा कि हमको कहाँ जाना है पता है? बोला रियाद जाना है। बोले नहीं रियाद नहीं, हमारा तो कोयसोमा में नौकरी है। बोला नहीं हमारा तो रियाद में है। बोले टिकट देखो तुम्हारी कहाँ की है। मेरी रियाद से आगे की एक और टिकट थी जो नेक्स्ट फ्लाइट बदल के जानी थी। अब सोचो कि कितना ब्लैंक ज़िंदगी में खेलता हूँ मैं। प्लेन में बैठ गया, तब तक मुझे पता नहीं था मैं कौन सा सिटी में उतरने वाला हूँ। मैं ऐसा रिस्की डिसीजन लेता हूँ। नहीं तो यही सवाल था मेरा कि यहाँ तो आदमी एक नौकरी स्विच करने में डरता है, तो मैं तो आप इनसिक्योर नहीं हुए? आदमी को तो लगता है सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, तो ये ताकत कहाँ से आई? मैंने रिज़ाइन करके मैंने छोड़ दिया और चला गया सऊदी अरेबिया में। एक विलेज में मेरी पोस्टिंग हो गई, मैंने रहा। वही टाइम मेरा एक और एक्सपीरियंस है, मैंने गल्फ वॉर का पार्ट था, फर्स्ट गल्फ वॉर का। ये जो एयरलिफ्ट पिक्चर थी ना, ये मेरे सामने ये घटना मैंने देखी है। अच्छा। जो अक्षय कुमार वाली एयरलिफ्ट हो। ओके। तो मैं सऊदी और इराक की बॉर्डर पे था, एज ए डॉक्टर काम कर रहा था। वहाँ मैंने 6 साल काम किया। 3 साल के 2 कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर दिया मैंने। और अचानक मुझे लगा कि बहुत हो गया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वापस जाता हूँ। मैं वहाँ से झगड़ा करके नौकरी छोड़ के इंडिया वापस आ गया। और मेरी तनख्वाह कितनी थी लास्ट? 1 लाख रुपया पर मंथ, आज से 35 साल पहले।
1 लाख पर मंथ? 35 साल पहले। आज का मतलब आप आज भी 1 लाख रुपया तनख्वाह बहुत बड़ी होती है। मैंने वो नौकरी छोड़ी कि मुझे बस नहीं करना है, फास्ट 35 डिसीजन। साल पहले 1 लाख मतलब आज 50 लाख के ऊपर की बात है। फिर और मैंने ये कर दिया, मैं भाग के आ गया छोड़ के। और मैंने यहाँ आके 4,000 रुपया महीने की मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर की नौकरी ज्वाइन किया। 1 लाख में से 4,000 पे आ गया। वहाँ मर्सिडीज लेके घूमता था, बेच के यहाँ आके बजाज स्कूटर से मेरी लाइफ की शुरुआत तो की। क्या उस समय ये पता था कि जिंदगी आपको कहाँ ले जाके खड़े करेगी, या कुछ बस नहीं, जुआ खेल मेरे रहे थे? सब जुए खेलता था, ब्लाइंड जिंदगी को खेला मैंने। अब नसीब की बात करते हो, शायद मेरा नसीब अच्छा था कि हर डिसीजन मेरा अच्छा ही रहा। तो वही जो दर्शक सुन रहा होगा वो यही कहेगा, उस समय तो आपने प्रोग्राम किया नहीं था दिमाग को। वो सबकॉन्शियस माइंड को जानता ही नहीं था ना मैं तो वो टाइम पे तो तो। हाँ। तो सऊदी अरबिया से वापस आने के बाद मेडिकल कॉलेज की नौकरी चालू किया। प्रमोशन होते होते प्रोफेसर बना, और फिर मेरा ट्रेनिंग का फील्ड मेरे सामने आ गया। मैं 4 साल और काम करता तो मुझे पेंशन मिलता था। मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, रिज़ाइन करके आ गया, नो पेंशन वाला रिजिग्नेशन। 4 साल कैसे भी करके निकाल लेता ना, तो आज मुझे महीने का 2 लाख रुपया पेंशन मिलता था, प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज। लेकिन आज तो आप उससे कहीं बहुत ऊपर उससे हैं। ज़्यादा, उससे ज़्यादा मेरी रॉयल्टी है खुद आपकी। एक सवाल आ रहा है आपके इन सारे चीज़ों को देखते हुए, जितना भी आपने ये सब कुछ किया, कि टेक्निकल चीज़ों को छोड़ दें, कि अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ये सब छोड़ दें, क्या जो आदमी के रोज के विचार होते हैं उसको भी बदल के एक शानदार ज़िंदगी बनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल। कैसे? उसके लिए पहले तो आपको या दुख का अनुभव करना पड़ेगा, हाँ। या बड़े बड़े सपने होने चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूँ ना, मोटिवेशन आगे बढ़ने का 2 ही चीज़ों से आता है। हाँ। जैसे मैं गरीबी में बड़ा हुआ, मुझे धनवान बनने की इच्छा हुई। हाँ। धनवान बना, अच्छी लग्जरी से जिया। मैंने ऐसे दिन देखे आज से 35 साल पहले कि एक दिन में मैंने 1 लाख रुपये का शॉपिंग किया हो। आज भी 1 लाख रुपये का शॉपिंग बड़ी बात होती है। मैंने 35 साल पहले किया था शॉपिंग, तो मैंने वो भी दिन देखे हैं। तो मेरा धनवान बनने का सपना था, सऊदी अरबिया की जॉब से हो गया मेरा पूरा जी। फिर मुझे ये लाइन मिली तो मेरा बड़े बड़े ड्रीम देखने लगा कि मुझे पूरी दुनिया में माइंड पावर सिखाना है, एक बड़ा आदमी बनना है, फेमस बनना है, बड़े बड़े लोगों से मुझे दोस्ती रखनी है। ये मेरा दूसरा मोटिवेशन आया। पहले गरीबी से दूर रहने का, गरीबी हट गई तो बड़े बड़े सपने। तो मैं सबको ये कहता हूँ, बड़े बड़े सपने देखो। उससे क्या होगा कि आपको काम करने का, बड़ा आदमी बनने का मोटिवेशन आएगा और रास्ते खुलते जाएंगे। क्योंकि जैसे आप सोचेंगे कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो आप इंटेंशन क्रिएट करते हो, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हो, और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता खोल देता है। ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, इस फील्ड में रहना है। अच्छा, मैं मेडिकल कॉलेज की नौकरी ये ट्रेनर बनने के लिए मैंने छोड़ी थी। तो ऐसे मैंने सब जगह फास्ट डिसीजन लिए। लकीली कहो तो लकीली मेरे हर डिसीजन में मुझे तरक्की मिली। कुछ लोग तो खड्डे में भी जाते हैं, और मैं कभी डरा नहीं उसके लिए। बहुत कुछ लोग छोटी सी नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि इनसिक्योरिटी इतना, इसमें एनएलपी का कोई रोल हो सकता है क्या? हो सकता है, मगर तब मैं जानता नहीं था। तब नहीं। अब सुनील पारेख करके एक ट्रेनर है, आपने नाम सुना होगा, बम्बई का। अच्छा काम कर रहा है। मेरा ट्रेनर प्रोग्राम में आए थे, तब उनकी 5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह थी, आज से 10 साल पहले। अच्छा। और मैंने बोला था, सुनील भाई नौकरी छोड़ने की जल्दीबाजी मत करना, पहले थोड़ा इसमें ट्रायल करो, कमाई हो जाए बाद में छोड़ना। बट ये वो सो मोटिवेटेड कि उसने जाते ही मुझे बताया बिना नौकरी छोड़ दी। 5 लाख रुपया महीने की, 60 लाख रुपए का पैकेज 10 साल पहले उनका था। छोड़ दिए, और अभी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हर आदमी को अपने जीवन में एक बार विद्रोह करना चाहिए क्या खुद से? पागलपन दिखाना चाहिए, लेकिन जुनून पैदा होना चाहिए। विद्रोह यानी फैमिली से या देश से विद्रोह नहीं करना है, खुद से विद्रोह करना है। क्या कर रहे हो यार जिंदगी, ये कोई जिंदगी है? और मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा काम करना है ना, तो असंतोष वाला ज़िंदगी जियो, असंतोषी जीवन जीना चाहिए। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमको तो हमारे गुरुजी ने अभी तक संतोष की बात की है, आप असंतोष की बात करते हैं, तो कौन सही है? तो शुरू दिखाया गया संतोषम परम सुखम। हाँ, परम सुखम। तो दोनों का डिफरेंस समझिए। भगवान ने आपको जो दिया है ना, ये शरीर, ये माँ बाप, ये कल्चर, उसमें संतोष रखना चाहिए। मगर आपने काम करके जो रिजल्ट पाया है ना, उसमें असंतोष रखो। असंतोष आपकी तरक्की का एक स्टेप रहता है। धीरूभाई अंबानी को अगर पेट्रोल पंप की नौकरी से संतोष होता था तो रिलायंस इंडस्ट्री नहीं बनती थी। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी को रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने से संतोष होता था
तो इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। जो भी प्रोग्रेस होती है ना असंतोष से होती है। लोग कहेंगे सर सारा एग्जाम्पल आप गुजरातियों का दे रहे हो, थोड़ा दूसरे राज्य नहीं, से बात बहुत लोगों का मैं दे सकता हूँ, मगर जिनका मैं बार बार सोचता रहता हूँ उसका दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है असंतोष वाली ज़िंदगी जियो। असंतोष किस में? आपने जो काम किया है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल रहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और NLP में सीखने के पहले कुछ मान्यताएं होती है जो आपको पहले स्वीकारना पड़ता है। अच्छा। जिसको अंग्रेजी में प्री सपोजिशन कहते हैं। ओके। उसमें एक प्री सपोजिशन ये है कि कोई काम एक आदमी कर सकता है और दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। अच्छा। जितेंद्र अड़िया अगर दुनिया के इतने कंट्री में प्रोग्राम दे सकते हैं, 125 किताब लिख सकते हैं, तो कोई भी आदमी कर सकता है। ये प्री सपोजिशन आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं वो तो जितेंद्र अड़िया डॉक्टर थे इसलिए ऐसा किया तो गए काम से। जितेंद्र अड़िया ने किया वैसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मान्यता के साथ शुरू करोगे तो होगा। तो सर अगर अपने पॉलिटिकल सिस्टम में सारे MP सोचें कि नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, इतने जीरो से आकर के हम भी कर सकते हैं, बवाल ही हो जाए सर। मगर उसके लिए वो दिशा में मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ सोचना नहीं है। सोचना नहीं है, वो दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। यही मैं जानबूझ के सवाल पूछा हूँ कि हमारा जो दर्शक होता है ना, वो सिर्फ यही सोचने से नहीं होता है। ये सोचने से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो नरेंद्र मोदी से भी अच्छा मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। और एक रोल मॉडल थियरी होती है, नरेंद्र मोदी को रोल मॉडल बना दो, उसकी स्टडी करो कि वो उन्होंने जीवन में क्या किया कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर बने, और वो कदम पे चलो। NLP में जिसको मॉडलिंग कहते हैं, एक्चुअली NLP की शोध कैसे हुई, जॉन ग्राइडर एंड रिचर्ड बेंडलर दोनों ये रिसर्च करते थे कि लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। उनकी स्टडी करते करते उनको ये NLP की आइडिया आया और बन गया। तो इसको मॉडलिंग कहते हैं। तो किसी को 100% मॉडलिंग करो तो वैसा बन जाओगे। हमारा शंकर सुन रहा है सर, और शंकर जैसे तमाम लोग सुन रहे हैं, उससे जब हम कहेंगे ना कि यार जीवन में रिस्क लेना चाहिए, मान लीजिए अभी हम बाहर निकले, उससे बोले तो कहेगा ज्ञान मत दीजिए, हमारी बीवी, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हम कहाँ से रिस्क ले लें, हमको खिलाना है, पिलाना है। और ये हमारे शंकर की कहानी नहीं, हिंदुस्तान के तमाम उस यूथ की कहानी है जो इन सारी चीज़ों में उलझ गया है, लेकिन वो तड़फड़ाता है कुछ करने के लिए। तो कुछ बताइए ना कि वो कैसे कर सकता है। देखिए, कुछ छोड़िए मत, क्या करना है वो डिसाइड करिए, कहाँ तक पहुँचना है ये काम में ये डिसाइड करिए। अपना विज़न बोर्ड बनाइए, एक पेपर पे सब फोटोज़ लगाइए, क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, कैसा खर्चा है, कितना गाड़ी चाहिए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए। रात को सोने के पहले उसको देखते रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए। सुबह उठ के आँख खुले तो उसको देखते रहिए, और फिर बेड से नीचे उतरिए, देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। सिर्फ इतना करिए, ऐसा बदलाव आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। इसको विजुलाइजेशन कहते हैं। सिर्फ विजुलाइजेशन करना शुरू करिए, बाद में मेहनत करने की प्रेरणा तो मिलेगी आपको, मगर मेहनत का तब रिजल्ट मिलेगा जब राइट एनवायरनमेंट बनेगा तब। तो सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है कि आपको वो एनवायरनमेंट में लाता है जहां आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, मगर जैसे ही आपने गोल डिसाइड करके विजुलाइज करना चालू किया तो आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा, और फिर आपके अंदर वो हिम्मत भी आ जाएगी कि आप नौकरी छोड़ के वो बड़ा काम करोगे जो आपको करना है। ये सिंपल टेक्निक है, ये करेंगे ना तो रिजल्ट मिलेगा। सर आपने विजुलाइजेशन की बात की ना, तो जैसे कुछ शब्द है ना इसके साथ जुड़े होते हैं, विजुलाइजेशन के साथ अफर्मेशन है वो आप बता ही चुके हैं। एक चीज़ और आती है कि भाई आप ना वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी भी महसूस करिए। तो क्या विजुलाइजेशन के समय या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समय ये वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी जैसी कोई चीज़ होती है या थ्योरी है ये केवल? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके ऊपर ये सीक्रेट फिल्म बनी है, हाँ, वो कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार बता दिया आपको जीवन में क्या चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे वाइब्रेट करता है जो वैसी चीज़ के लिए, जैसे आपने मर्सिडीज़ का विजुलाइजेशन किया, तो मर्सिडीज़ जो वाइब्रेट करती है वही फ्रीक्वेंसी पे आपका सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेट करता है, और सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाले आपके तरफ खींच के आती है। तो ये होता है एक्चुअली, एवरीथिंग इज़ ए एनर्जी। ये पदार्थ है ही नहीं, हम इसको पदार्थ कहते हैं, वो नहीं है, दिखता है, ये ब्रह्म है। एवरीथिंग इज़ द एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स से मर्सिडीज़ कार इज़ एनर्जी, आपका घर भी एनर्जी है, आपका शरीर भी एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स तो यही कहता है, आपकी सोच भी एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी के सिद्धांत है उसको सीखोगे, उसको फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग इज़ द एनर्जी। अच्छा, आजकल ना हिंदुस्तान में एक चीज़ चल रही है सर, इसी से जोड़ के पूछ रहा हूँ ये
कि लोग कहते हैं अपने वेदों के जाओ, अपनी संस्कृति की तरफ जाओ, अपने साहित्य की तरफ जाओ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या अपने उस वेद पुराण में भी कोई साक्ष्य मिलता है, या कोई क्या हमारे ऋषि मुनि जो पहले थे वो उसका उपयोग करते थे? बहुत है, बहुत है। अभी मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहा हूँ, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कारण है। अच्छा। पढ़िए आप। नहीं, मैं ला के रखा हूँ अभी, पिछले मुझे लगता है 15 दिन पहले खरीदा हूँ, कहीं गया हुआ था तो वहाँ इसका जिक्र हो रहा था, तो मैं ला करके रखा हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूँ अभी। शॉर्टकट बताता हूँ। यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक्स है उसकी, ओके 30-50 एपिसोड है, ओके। 50 चैप्टर के। हाँ। जब टाइम मिले ऑडियो बुक चालू कर दीजिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हिंदी ऑडियो बुक डालिए। मैं पढ़ता भी हूँ, साइमल्टेनियसली ऑडियो बुक भी सुनता हूँ। हर जगह बुक लेके घूम नहीं सकते, इतनी मोटी सी किताब है। जी जी, मोटी सी है। अभी मैं दिल्ली जाने को निकलूँगा, हाँ। मैं यूट्यूब पे चालू कर दूंगा, एक एपिसोड सुन लूँगा मैं ऑडियो बुक, और ज़बरदस्त आवाज़ में बनाई है। चाहे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज़बरदस्त है। अच्छा, मज़ेदार बात क्या ना कि आप अपने मिनट मिनट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जब वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं तो कुछ सवाल सर ऐसे ले लेते हैं ना, जो लोगों के लिए लाखों का सवाल हम फ्री में उनको दे रहे हैं, मतलब लाखों का जवाब। वो कुछ चीज़ें बताइए जो अक्सर आप अपने बड़े बड़े प्रोग्राम में करते हैं और जिसका पैसा लेते हैं आप, और लास्ट में बताते हैं कंक्लूजन ये होना चाहिए और इस तरह से अपने ज़िंदगी को प्रोग्राम कर लो। तो मतलब कुछ छोटे छोटे टिप्स 4-5 ऐसे दे दीजिए कि जो एक आम आदमी है वो शाम सुबह अपनी ज़िंदगी में वो शामिल करे और ख़ुद को बदलना शुरू कर दे। देखिए, पहले तो है कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ठीक है। बड़े बड़े सपने देखिए। ठीक है। नहीं है तो ये डेविड स्वार्ट की किताब पढ़ लीजिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं तो बहुत गरीबी में बड़ा हुआ, मगर मेरी एक कुदरती आदत थी कि मैं बड़ा ही सोचता था। दूसरी बात है, क्या करना है वो डिसीजन ले लीजिए, राइट कैरियर ढूंढिए। कैसे कैरियर ढूंढना मैंने बताया, जो मनपसंद काम करोगे ना तो कैरियर में सक्सेसफुल होंगे। तो सोच लीजिए कि आपको क्या काम पसंद है। जैसे मुझे बोलना बहुत पसंद है, कैमरे का सामने और स्टेज के ऊपर से मैंने पसंद किया, उसमें सक्सेसफुल हुआ। तो मनपसंद काम ढूंढ लीजिए, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और माइंड पावर को समझ लीजिए। आपको जो करना है वो सिर्फ यहाँ मत रखिए, पेपर पे लाइए, यानी विजन बोर्ड बनाइए। रात को सोते समय देख लीजिए, मॉर्निंग में देख लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, तो लुकआउट में रहिए। सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और हमें इंडिकेशन भी देता है। उनकी 4 लैंग्वेज है, सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस की। उसमें एक होता है ड्रीम, बहुत सारी इन्वेंशन ड्रीम में हुई है। यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सक्सेस यही है कि उनको बहुत सबकॉन्शियस माइंड ये इंट्यूशन देते थे, तो उससे हुई है। तो इंट्यूशन के बारे में जानिए। इंडिया में एक ही किताब इंट्यूशन के ऊपर है, वो मेरी है। किताब का नाम इंट्यूशन, किताब का नाम इंट्यूशन है। अच्छा। अभी गुजराती में, हिंदी इंग्लिश में तैयार है, छापने को भेज रहा हूँ मैं अभी। आप ऑनलाइन नहीं लाए इन चीज़ों को? है, सब कुछ है। अमेजोन पे जाओ, डॉक्टर अडिया की बुक लिखो, सब कुछ मिलेगा। अच्छा। ये भी मिलेगा। मुझे लगता है सर इसको भी ऑडियो फॉर्मेट में लाना चाहिए आपको। है, मेरी बहुत सारी ऑडियो बुक भी है। अच्छा, ऑडियो बुक है। ऑडियो बुक भी है, सब कुछ है। कुछ बता रहे थे। ऑडियो बुक का पहला कंसेप्ट ही मैं इंडिया में लाया हूँ। मेरी 20 साल से ऑडियो बुक है। क्या बात है सर, ऐसा है। आप कुछ बता और रहे थे। मेरा ये एक नया कंसेप्ट लाया हूँ मैं। सबकॉन्शियस माइंड खुद की इंट्रोडक्शन आपको देता है। जैसे महाभारत में था, मैं समय हूँ करके आता था, वैसे मैंने ऑडियो बुक बनाई है। उसका नाम है कहता है अर्ध जागृत मन। प्रिंटेड बुक भी है, ऑडियो बुक भी है। मैं तुम्हारा अर्ध जागृत मन। आज मैं तुम्हें कुछ बातें करना चाहता हूँ जो तुम्हें ऊंचाई तक पहुँचा सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, मगर तुमने मेरे पे गौर नहीं किया। तुम्हें ज्ञान ही नहीं था कि मेरे पास इतनी शक्ति और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। ऐसा करके मैं आपको बताऊंगा क्या करोगे तो आप अपने सपने को पूरा करोगे। ऐसा डायलॉग फॉर्म में पूरी किताब है मेरी, ऑडियो बुक है। और ऐसा रिकॉर्डिंग हुआ है कि आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लो। बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए थाती होगी ये सारी चीज़ें। सुनो, पूरा माइंड पावर का नॉलेज 1.5 घंटे के ऑडियो बुक में सिंगल डायलॉग में दिया है मैंने। मैं अभी यहाँ जो बात की सब उसके अंदर है। किताब का नाम है कहता है अर्ध जागृत मन। अच्छा। ऐसा किताब का नाम है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझ लिया, जान लिया, फिर गरीबी, बेकारी, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा सब कुछ दूर हो गया, स्ट्रगल ख़त्म हो गया। जो चाहिए वो मेहनत करता हूँ और मिलता है, मेहनत करता हूँ मिलता है। कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आती है, आती है तो भी फटाफट निकल जाती है और पहुँचता जाता हूँ। ऐसा एक सवाल सर याद आया। आप 40 से ज़्यादा देशों की यात्रा की हैं। जब इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और जब विदेश के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो एक सबसे बड़ा गैप क्या दिखता है कि वो लोग अपना के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और इंडिया के लोग नहीं मानते हैं उसको?
पहली बात तो ये कि मैं दुनिया में जहीं प्रोग्राम दिया है हाँ। उसमें 99% प्रोग्राम इंडियन को ही दिया है, अच्छा। और उसका भी 99% गुजरातियों को दिया है। अरे। कुछ प्रोग्राम में फॉरेनर भी आए हैं, हाँ। जैसे चाइना में काफ़ी फॉरेनर थे, हाँ। तो मेरा ट्रांसलेट होता जाता था, ऑनलाइन में बोलता था एक लाइन, हाँ। चाइनीज़ में ट्रांसलेट होता था। हम्म। बाकी मेरा स्लाइड शो अंग्रेजी में रहता है। मेरे यूरोपियन लोग मेरे प्रोग्राम में अमेरिका में आए थे। एक तो ऐसा था जो सेनेटर की इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे प्रोग्राम में कैनवेंसी के लिए आया, उसको मेरे स्टेज चाहिए था, बोले माइक्रोफोन दो मैं मेरी कैनवेंस, मैं बोला ऐसे नहीं, पहले मेरा सुनो, तो वो बैठ गया, गोरा आदमी था, पहले बिठाया और मैंने गुजराती में बोलना शुरू किया और वो सुनता रहा, 3 घंटा हो गया वो सुनता ही रहा। वो उसको याद भी नहीं था कि मैं 5 मिनट के लिए यहाँ बैठा हूँ। हैरान हो गया, बोलते क्या हो गया, मतलब कैसा लगा, बोले मैं तो सब समझ में आ गया, सोच लो गुजराती में बोल रहा तो उसको सब समझ में आया। फिर मैंने उसका वीडियो शूटिंग किया और वो बोलता है कि मैं ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डॉक्टर अडिया से ये सीखा, और बाद में मैंने उनको कन्विंसिंग करने के लिए माइक दिया। तो ऐसा भी कभी कभी हुआ है, अफ्रीका में कुछ अफ्रीकन को दिया है, बट 99% मेरा इंडियन और गुजराती में प्रोग्राम हुए हैं। जो वहाँ NRI लोग हैं जिनके कनेक्शन यहाँ पे है, वो यहाँ जब आते हैं तो मेरे बारे में किसी न किसी से सुनते हैं, फिर मेरा कांटेक्ट करते हैं, फिर मेरे से टर्म्स कंडीशन करते हैं कि आप हमारे कंट्री में आओगे, आपकी टर्म्स कंडीशन क्या है। फिर मुझे वो टिकट भेजते हैं, मेरी और मेरे असिस्टेंट की, अपने घर में या होटल में रखते हैं, अपने खर्चे से हॉल बुक करते हैं, सबको पेमेंट से या फ्री में बुलाते हैं। मैं प्रोग्राम करके पैसा लेके किताबें बेच के आ जाता हूँ। तो मेरा गुजराती लोग बेचने के लिए ही जाने जाते हैं। जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ मेरी किताबें को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, तो उसमें से मिल जाता है। कहीं 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 रिलेशनशिप में, जैसे स्वामीनारायण मंदिर वाले मेरे बहुत प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ तो पैसा नहीं मांग सकते, तो मेरी किताब बेचता हूँ। ब्रह्मा कुमारी वाले मेरे फ्री में प्रोग्राम करते हैं। ब्रह्मा कुमारी के मैंने अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इंडिया सब जगह प्रोग्राम किया है, मगर पैसा मांग नहीं सकते क्योंकि तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ मुझे किताब से मिल जाता है, मगर कहीं ना कहीं से मिल जाता है ऐसा। मैंने बहुत लोगों को देखा सर आपकी तस्वीर लगा के ना NLP की ट्रेनिंग देते हुए, तभी मुझे आपके बारे में पहली बार पता चला। तो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो NLP ट्रेनर हैं, फिर मुझे बताया गया कि ये उनसे भी बड़े वाले हैं, उनके भी गुरु हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी हम लोगों को बैठने का ये मौका मिल जाएगा। एक सवाल अपने लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, आप तो सर 75 साल के हैं, इतना युवा हैं, मेमोरी इतनी शार्प है आपकी और आप इतने अच्छा दिखते हैं। आप जैसे अपने आप को फिट रखने के लिए, जवान रखने के लिए क्या करना होगा? आप कहते हैं कि आप 16 साल के हैं, दिमाग डिसिप्लिन लाइफ। अच्छा, मेरी डिसिप्लिन लाइफ है। मैं नाइट को ट्रैवल नहीं करता हूँ। ओके। फॉरेन की ट्रैवल है और डे की फ़्लाइट नहीं है तो ही करता हूँ, नहीं तो मैं अमेरिका बार बार जाता हूँ, मेरा घर है, मेरा बेटा वहाँ रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूरोप तक की मॉर्निंग फ़्लाइट लेता हूँ, शाम तक पहुँच जाता हूँ, वहाँ 2-3 दिन रहता हूँ। मेरे हर कंट्री में फ्रेंड है, नहीं है वहाँ पे मैं होटल में रुक जाता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ़्लाइट लेकर मैं अमेरिका पहुँचता हूँ। नाइट की फ़्लाइट यूजुअली अवॉइड करता हूँ। क्यों ऐसा करते हैं सर? नींद बिगाड़ने से हेल्थ बिगड़ती है। टाइम टू टाइम बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। ओके। पहली बात ये है डिसिप्लिन। रात को 10 बजे ऑटोमेटिक मेरा फ़ोन साइलेंट हो जाता है, 6 बजे 7 बजे ऑन होता है, तब तक कोई घंटी नहीं बजती। मैं अगर वाइब्रेशन हुआ तो भी मैं उठाता नहीं हूँ। खाने के टाइम पे मेरा फ़ोन बेडरूम में होता है, डाइनिंग टेबल पे नहीं होता है। मैं मॉर्निंग में उठ के 3-4 घंटे एक्सरसाइज के लिए जंक फूड खाता नहीं हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। ऑलवेज पॉजिटिव थिंक करूँ, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो यंग रहेंगे, हेल्थी रहेंगे ही। अच्छा, जो लोग रात को शिफ्ट करते हैं या रात को काम करते हैं, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होती है, 3-3 बजे तक जगते हैं, उनके हेल्थ इफेक्ट करती है। इसलिए तो मैंने नाइट ड्यूटी वाला कोई डॉक्टर का काम ही नहीं किया जिसमें रात को उठना पड़े। मैं तो पहले ही बोला कि मुझे रात को उठना ही नहीं है, दूसरे की हेल्थ ठीक करने के लिए मेरी हेल्थ क्यों ख़राब करूँ। तो ये सब जानकारी आपको बहुत पहले हो गई? नहीं, अनुभव से आने लगी। अच्छा, अनुभव से। मैंने इमरजेंसी में काम किया है बहुत। ये हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम रहता है ना, तब मैंने देखा नेक्स्ट डे मेरे बिल्कुल तबीयत बिगड़ जाती थी। रात भर काम करो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मूड नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने देखा कि अपनी हेल्थ बिगाड़ने का चांस है। अच्छा, आपको देख के एक सवाल करने का मन कर रहा है कि आप 75 साल के हैं, मैडम भी आसपास 70-72 की होंगी, मेरे से 8 साल छोटी हो। 8 साल। फिर भी आप दोनों जब साथ में जाते हो तो क्या लगता है, कितना अंतर उम्र का लगता है एक दूसरे के बीच में? नहीं, मेंटली तो नेचुरली बहुत रहेगा, मगर उससे यंग में ज़्यादा दिखता हूँ। वही मैं पूछ रहा था। तो वो जब कभी आप जाते हैं किसी पार्टी वार्टी में तो कुछ कहती नहीं है कि आपके जाने के साथ? सरप्राइज होता है। हाँ। वैसे मेरी वाइफ, जब मैंने शादी किया
तब फिल्म हीरोइन जैसे दिखती थी, हाँ। मगर अभी जयललिता जैसी दिखती है, क्योंकि उसने वजन बढ़ा दिया है। अच्छा, चेहरा सुंदर है मगर वजन बढ़ा दिया है। आपने उनको टिप्स नहीं दिए? मैं 50 साल से मेरा सेम वेट है। आज से अगर मुझे 50 साल पहले मिलता था, आज मिलता है, सेम वेट है। तो मैडम को कभी टिप्स नहीं दिया आपने, या उन्होंने माना ही नहीं? नहीं, माना ही नहीं उसने। मानती नहीं है, बोले भगवान की दया है, खाते पीते घर के। एक्सरसाइज अभी अभी शुरू किया उसने, योगा। हाँ। पहले वो नहीं करती थी, मॉर्निंग वॉक नहीं करती है। हाँ। खाने में ज़्यादा हेल्दी फूड यानी फैट वाला ज़्यादा खाती थी। मैं डिसिप्लिन रखता हूँ। मेरा रूटीन में मैं सुबह चाय और एक खाखरा खा लेता हूँ। हाँ। खाखरा गुजराती लोग जो खाते हैं, जो लो कैलोरी होता है। उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ। हाँ। फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद एक फल खा लेता हूँ, एप्पल, मैंगो जो भी है वो। हाँ। 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 फिर मैं रात को बादाम और वो भिगो के रखता हूँ, सुबह 5 बादाम खाता हूँ। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है सर। आजकल ना आप देखेंगे लोग ओवर डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन के चक्कर में ये भी खाओ, वो भी खाओ, रात को भी खाओ, सुबह को भी खाओ। तो क्या सच में नहीं खाने से आदमी कमज़ोर हो जाता है और बहुत खाने से बहुत मजबूत रहता है? नहीं, गलत है। हमें मेडिकल कॉलेज में ये सिखाया कि हमारा शरीर एनर्जी से चलता है और एनर्जी हमें कैलोरी से मिलती है और कैलोरी हमें खाने से मिलती है। अगर खाना बंद किया तो हमारे स्टोरेज कैलोरी यूज़ हो जाती है, जो हमारे बॉडी में 1 महीने का स्टोरेज रहता है। यानी 1 महीने से ज़्यादा खाओगे नहीं तो आप मर जाओगे भूख से। मगर एक आदमी गुजरात में ऐसा हुआ जिन्होंने 311 उपवास किए। अच्छा, और वो जिंदा था और काम करता था डेली। कंटिन्यू 311? 311 कंटिन्यूस। नासा वाले उनके ऊपर स्टडी किया कि कैसे किया, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉट को सिखा दिया तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं, घूमते रहो। अभी सुनीता विलियम 9 महीने आकाश में थी, अगर खाने बिना रह सकते हैं तो अच्छी बात है। उनके ऊपर रिसर्च हुई। फिर एक आदमी ने ऐसा डिक्लेयर किया कि मैं 70 ईयर्स से मैंने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। फिर डॉक्टरों ने उनको चैलेंज किया। 10 डॉक्टरों की पैनल बनी। उसमें जो इंचार्ज था वो मेरे फ्रेंड थे, डॉक्टर सुधीर शाह जो न्यूरोलॉजिस्ट है। और 10 दिन तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। उनके ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट की गई और उन्होंने सर्टिफाई किया कि ये आदमी सच है। उसने 70 ईयर से खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। अरे! और वो गुजरात में रहता था, अंबाजी करके गए, वहाँ एक गब्बर पर्वत है, वहाँ पे रहता था। अभी उनकी डेथ हुई। उनके भतीजी ने मेरे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी किया है, प्रहलाद जानी। ऐसा है सर। आखिरी सवाल पूछूंगा। तो देखो, इसका मतलब है कि शरीर के लिए एनर्जी बाहर से ही चाहिए, जरूरी नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक एनर्जी का जनरेटर है। हाँ, ये बड़ी वो जनरेटर आपको एनर्जी देता है, तभी तो वो 70 ईयर तक खाना नहीं खाया। हाँ, मतलब वो प्रोग्रामिंग जो है हमारी ना, वही पूरे बॉडी को चलाती है, उसी तरह से वो कमांड करती है। एग्जैक्टली वही है। सर, एक आखिरी सवाल पूछने को तो बहुत कुछ है सर। हमने हिप्नोटिज्म पे बात नहीं की, देखने वाले थक जाएंगे ना। NLP पे बात नहीं की हमने। तो मैं दावा करता हूँ कि लोग मुझसे कहेंगे कि मुझे पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3 चाहिए। और जिस प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ पार्ट 2 पार्ट 3 मांगते हैं लोग, उसमें सच में मांगते हैं। क्योंकि ना बातचीत करने के बाद ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ लोगों की ज़रूरत की है, कौन सी चीज़ें ज़रूरत की नहीं है। आपने जो ज्ञान दिया है वो कई किताबों का ज्ञान है। लोग कई किताबों को पढ़ेंगे, उसका जब निचोड़ निकालेंगे तब उनको मिलेगा ये, जो हमने पॉडकास्ट में ऐसे ही दे दिया। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया है, जब लोग मांगेंगे तो हम दोबारा देंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल। आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे? अरे सर, बिल्कुल बुलाएंगे। हम तो ऐसे भी आपके साथ गप्पे मारने के लिए बैठना चाहेंगे, क्योंकि आ जाऊंगा। हमारे लिए भी हमारी जो ताकत है ना, वो ब्रेन की ताकत है। ज़िंदगी के तमाम पड़ाव से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़िंदगी ने अपनी कसौटी पे कसा है। लेकिन एक ही चीज़ दिखी, पैसा जेब में हो ना हो, लेकिन यहाँ की ताकत होनी चाहिए, आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो सर, आखिरी सवाल ये है नहीं, मैं एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ, सब दर्शकों को याद रहेगा। हाँ। मान लो आप अभी जो स्टेटस में हो, हाँ। और मुकेश अंबानी को कहीं पार्टी में मिल जाते हो, ठीक है, तो एक दूसरे को हम ग्रीट करते हैं ना। हाँ। तो झुक के करते हैं ना, ऐसा हाँ। ऐसा नहीं करते हैं, बिजनेस में ऐसा करते हैं, हाँ। झुक के। हाँ। तो आप और मुकेश अंबानी पहली बार मिलेंगे, तो पहले कौन झुकेगा? मैं झुकूंगा, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो दुनिया किसके सामने झुकती है? सक्सेस के सामने। अब मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी को पहली बार मिल रहे हैं, कौन झुकेगा? ये मुकेश अंबानी। हाँ। नरेंद्र मोदी के पास क्या है? पॉलिटिकल पावर है। हाँ। दुनिया किसके सामने झुकती है? जिसके पॉलिटिकल पास पावर के सामने। नरेंद्र मोदी मोरारी बापू को मिलेंगे तो पहले कौन झुकेगा? मोदी जी। मोदी जी झुकेंगे। मोरारी बापू के पास क्या है? नॉलेज है, आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक नॉलेज है। तो दुनिया को झुकाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए? पॉलिटिकल पावर चाहिए? नहीं, आध्यात्मिक। ये तो सही है सर। बड़े बड़े संतों के सामने राजा रजवाड़े ने अपने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए, यही तो कहता हूँ।
दूसरी बात सुन लो कि हमारे जितने भी भगवान हुए, जितने भी संत हुए, कोई भी धर्म के हो, जिनको हम पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया जिसकी वजह से वो भगवान और संत बन गए। उन्होंने लोगों को फ्री में खाना खिलाया, बिजली दिया, पानी दिया, घर बना के दिया। क्या किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने एक सोच दी, उन्होंने जिंदगी जीने की ज्ञान दिया, हाँ, तरीका सिखाया कि कैसे सुखी होता है इंसान। हाँ, जितेंद्र अड़िया क्या कर रहा है? वही तो कर रहा बात तो सही है ना? बात तो सही है। भगवान का ही तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, भगवान रोज पृथ्वी पे नहीं आते हैं। हाँ, जब आए तब उन्होंने ये काम किया, मगर हमको कहा कि अगर रियल में अच्छा काम करना है तो लोगों को ज्ञान दो, है। इससे तो बड़ी दिस इज द मोस्ट स्पिरिचुअल काम। इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल काम हो ही नहीं सकता है। जब हमारे पॉडकास्ट पे लोग आते हैं ना सर, और कमेंट में लिखते हैं कि हमारी सोच बदल दिया आपने, हमारी ज़िंदगी बदल दिया आपने, बड़ा सुकून मिलता है, लगता है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं लोगों को। वरना आज के जीवन में तो आदमी अपने आपाधापी में बहुत परेशान है। तो सर मैं पूछ ये रहा था कि आपने 65 साल में तो फ्लाइट उड़ाना सीखा, पायलट बन गए आप। 72 साल में आपने स्काई ड्राइविंग कर ली। अभी 2-3 एम और क्या है जो आपके बचे हुए, जो आप करने वाले हैं? स्टार्ट किया मैंने 70 ईयर्स में। हाँ, 5 साल पहले। 5 साल पहले आपने 70 साल में स्टार्टअप। और मेरे पार्टनर कौन है? एक यूनिवर्सिटी के मालिक है, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, गणपत यूनिवर्सिटी। पार्टनर का नाम है गणपत भाई पटेल। अच्छा। उनकी आज की इनकम, पैसिव इनकम रोज की 30 करोड़ है। ओ, रोज की वो 30 मेरे करोड़। पार्टनर है। और वो मेरे लॉस एंजलिस के प्रोग्राम में आए थे, मेरे से इम्प्रेस हुए, मेरे से दोस्ती किया और इंडिया आके हम मिले और उसने मुझे पार्टनर बनाया मेरे स्टार्टअप में। देखो, गणपत भाई पटेल, उसने आज से 20 साल पहले अपनी कंपनी, उनका स्टार्टअप $500 मिलियन में बेचा था। 500 मिलियन डॉलर, उसको रुपये में कन्वर्ट करो। और 20 साल पहले उसने बाकी स्टार्टअप में अर्ली इन्वेस्टर थे, टेस्ला, अमेज़ॉन, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें बिगिनिंग में जब मार्केट में तब खरीदा था। तो उनका जो डिविडेंड और ये आता है ना, वो रोज का 30 करोड़ है। वो मेरे पार्टनर है। ये इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ? आपने शुरू में कहा था ना, बड़ा माइंड बड़े माइंड को साथ लेकर के आता है। बिल्कुल, एट्रैक्शन, लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम करता है। तो सर अभी कौन से लक्ष्य आपके बचे हुए हैं? कोई भी नहीं, हो गया अभी तो। मैं, हाँ, इसके पहले मैं पॉडकास्ट में बताया था कि 2 मेरे गोल है जो माइंड पावर रिलेटेड है। हाँ, देखो, भगवान, जितने भी हमारे भगवान हैं, हाँ, उन्होंने ज्ञान दिया, हम्म, कैसे सुखी होना है, कैसे अच्छा जीवन जीना है। वो ज्ञान उनको किससे मिला? किसी से नहीं। उन्होंने कोई किताब में नहीं पढ़ा। जो कुरान में लिखा है उसके पहले वो ज्ञान कोई किताब में नहीं था। जो भगवत गीता में लिखा है वो कहीं नहीं था। जो बाइबल में लिखा है वो कहीं नहीं था। तो ये जो लोगों ने ये ज्ञान दिया, उनके पास कहाँ से आया था? स्वतः अनुभूति से। हाँ, अंदर से आया था। अंदर से आया था। बाकी लोगों का क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में एक ढक्कन होता है, फिल्टर होता है, क्रिटिकल फिल्टर। वो उसको रोक लेते हैं। जिनका ये ढक्कन खुल गया ना, तो ज्ञान बाहर आता है। जैसे बुद्ध भगवान को बोध गया में, वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उनका ढक्कन खुल गया, उसने ज्ञान दिया दुनिया को। तो ये ढक्कन कैसे खुलता है, उसकी टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहा हूँ। कि मैं अभी ज्ञान दे रहा हूँ, आज मैंने जो भी बात की वो मैं कहीं ना कहीं पढ़ी है, इम्पोर्टेंट नॉलेज है, अंदर से नहीं आया है। कुछ आया होगा एक्सपीरियंस से, बट ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा कोई ज्ञान दुनिया को देके जाना है जो ढक्कन खुल के आता है, जो किसी को पता नहीं है। तो मेरा एक ये गोल है कि ढक्कन खोलने की टेक्नोलॉजी ढूंढनी है मुझे, जो नियरली हाथ में आ जाएगी। ये ब्रह्मानंदी की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है ना, उसमें कुछ चाबियाँ मुझे मिल रही है अभी। ऐसा है। दूसरा ये है कि हम बोलते हैं जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। तो हम तो कितने जन्म लेके आए हैं, या सोचो कि यही जन्म की बात है, हमने कुछ पाप किए, कुछ पुण्य किए, उसका हमें फल मिलेगा, ये हमको सिखाया गया है। मान लेते हैं मिलेगा, मगर इतने बिलियन लोगों का रिकॉर्ड कहाँ पे है? किसने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया? कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, अगर ये बात सच है तो। जैसे हम कहते हैं चित्रगुप्त इसका हिसाब रखते हैं, तो इंसान तो इतना हिसाब नहीं रख सकता है। बिल्कुल। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहाँ पे ये नॉलेज पड़ा है। तो ये नॉलेज में जाके अपना जो कार्मिक एक रिकॉर्ड है उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी पाप वाली बातें उसको डिलीट कर दो, पुण्य वाली बातें को रहने दो, और ये बंद कर दो। तो एक कार्मिक रिकॉर्ड को तक कैसे पहुंचना और कैसे उसको डिलीट करना, इसकी टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहा हूँ।
समझे ना। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, ये मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका ये। हाँ, तो अब मेरे 2 गोल है, एक तो ढक्कन खोलना है, ये जो बाहर की सुनी हुई बातें मैं लोगों को सिखाता हूँ, कुछ अंदर से आना चाहिए, आत्मा की आवाज़, जो बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, गुरु बानी जो है इनकी, तो ये सब ऐसा नॉलेज है जो उनके ही थ्रू मिला है दुनिया को। तो मैं कुछ ऐसा दे के जाना चाहता हूँ जो अंदर से निकले, ढक्कन खोल के। और दूसरा है कि मुझे कार्मिक रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है ये सीखना है, क्योंकि जाने अनजाने में हमने भी पाप किए रहते हैं, वो तो सबसे होता है तो सर, उसकी जीवन सजा चक्र में। आए, उसका फैसला आए, सजा मिले, उसके पहले डिलीट जाके कर दो ना। तो बहुत से लोगों को ये पॉडकास्ट देखने के बाद ना सर उनके ढक्कन खुल गए होंगे, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस पूरे पॉडकास्ट से 5 कोई लाइनें उठा करके लिख लीजिए आप, और उसको अपने जीवन में शुमार कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं लोगों से बात करता हूँ, जब अपने ज़िंदगी में अपनाता हूँ तो उसके चमत्कार देखने को मिलते हैं। हमारा पूरा जीवन ना हमारे विचारों का पुलिंदा है, जो हम सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है। दिन में जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ना, रात में वो सपनों में आने लगती हैं, जो इंस्टेंट आती हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर यही विचार, यही हमारे पूरे जीवन को गढ़ता है और हम अपने जीवन में शिकायतें करते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को दोबारा देखिए, कुछ नोट्स बनाइए, यकीन मानिए वो निकल के आएगा जीवन में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और उसके बाद भी लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, या सर को दोबारा बुलाने की ज़रूरत है, तो अपने क्वेश्चन लिख भेजिए, बहुत जल्दी हम दोबारा बैठेंगे। तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी इंतज़ार करता हूँ अगले एपिसोड का।